हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। तो फटाफट से अपनी कल वाली क्लास को स्टार्ट करते हैं और फिर आज वाला स्टार्ट कर देंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, दैट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जिसमें हमने क्या समझा था कि मैम जॉब इवेल्युएशन या फिर जॉब एलोकेशन, जो कि हमारा चैप्टर का ही नाम है, उसका मतलब क्या होता है। जॉब इवेल्युएशन मतलब कि सबसे पहले तो जॉब एलोकेशन का मतलब हमने देखा था। जॉब एलोकेशन मतलब जॉब को एलोकेट करना है, एक पीपल को, एक वर्कर को या किसी भी एक पर्सन को जो काम असाइन करना होता है, एलोकेट करना होता है, उसे हम कहते हैं जॉब एलोकेशन। जिसके लिए हमने एक एग्जांपल भी समझी थी, ओएमएसएम अकेडमी खोली थी हमने, जहां पे मुझे 4 टास्क परफॉर्म करवाने थे। उसके लिए मैंने 4 पर्सन अपॉइंट किए थे। अब कौन से पर्सन को कौन सा काम दिया जाएगा, इसे कैसे एलोकेट किया जाएगा, उसे कहते हैं हम जॉब एलोकेशन। जॉब इवेल्युएशन क्या होता है? जॉब इवेल्युएशन मतलब कि हर एक जॉब अलग स्किल्स रिक्वायर होती है, हर एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग स्किल्स लगती है। तो जॉब इवेल्युएशन में हम देखते हैं कि कौन से जॉब को करने के लिए कौन से स्किल्स लगेंगी, एंड हम देखते हैं कि कौन से पर्सन के पास वो स्किल है। उस तरह से जॉब को इवेल्युएट करते हैं और उस पर्सन को पर्टिकुलर जॉब असाइन कर देते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है? असाइनमेंट प्रॉब्लम मतलब कि जॉब असाइन करने में जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि हर एक पर्सन अलग अलग एबिलिटीज, अलग अलग स्किल्स एक्वायर करता है, तो उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग से कौन सा काम देना चाहिए ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम हो सके, उसे हम कहते हैं जॉब असाइनमेंट। तो हमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हम कौन से पर्सन को कौन सा काम दें, या फिर हमने एग्जांपल देखी थी वो वेयर हाउस वाली, सामान लेके आना था, रॉ मटेरियल, तो कौन सी जगह से सामान लेके आया जाए, ये प्रॉब्लम आती है। उसे एनालाइज करना है कि कैसे मैं अपनी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम कर सकूं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड होते हैं। First one is complete enumeration method, second one is simplex method, third one is transportation method, and fourth one is Hungarian method. ये सब मेथड हम अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में सीरियल वाइज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने चैप्टर स्टार्ट किया है हंगेरियन मेथड। अच्छा, मुझे यहाँ से याद आया, मुझे एक बच्चे का डाउट आया था कि मैम क्या आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाओगे? तो किसने कहा मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाऊंगी? मैं फुल सिलेबस करवाऊंगी। हाँ, मैं बुक के सीक्वेंस में नहीं चल रही हूँ। जो सीक्वेंस मुझे पसंद है कि बच्चों को किस सीक्वेंस में पढ़ाना चाहिए, कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है, कौन सा चैप्टर बिल्कुल पढ़ने ही नहीं चाहिए, उस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रही हूँ। जो चैप्टर बिल्कुल नहीं पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है मैं पढ़ाऊंगी नहीं, उसे मैं पढ़ाऊंगी बट लास्ट में पढ़ाऊंगी। क्यों? हम अपना प्रोडक्टिव टाइम उन चैप्टर्स में दें। स्टार्टिंग वाला टाइम बहुत ही प्रोडक्टिव होता है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स खत्म कर लेंगे जिनके एग्जाम में वेटेज बहुत ज्यादा है और फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ये असाइनमेंट प्रॉब्लम या फिर ट्रांसपोर्टेशन। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको हर अटेम्प्ट में दिखेगा, या समटाइम्स तो ऐसे होता है दोनों ही क्वेश्चन दे देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का भी एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम का भी। तो इसलिए मैंने पहले डिमांड फोरकास्टिंग करवाया क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अभी उसके बाद मैं ये असाइनमेंट करवा रही हूँ क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एज वेल एज मेरे को आपको सीक्वेंस भी समझाते चलना है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करूंगी कि थियोरी बाद में करवाऊंगी, प्रैक्टिकल पहले करवाऊंगी। हमें दोनों चीजें इक्वली करनी है, एक साथ चलानी है। अब ये असाइनमेंट प्रॉब्लम ऐसा चैप्टर है कि आपको ना मॉड्यूल में इसकी थोड़ी सी थ्योरी दिख जाएगी, पर उसका कोई फायदा नहीं है, या मतलब जो समझाना था ना मैंने आपको समझा दिया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे, उसमें सब समझ आ जाएगा। उसकी थ्योरी अलग से पेपर में नहीं पूछी जाती है, और वो ऐसा जितनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मैंने क्या बोला था, थ्योरी तब इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें कंसेप्ट समझने होते हैं। कंसेप्ट समझने के लिए हमें थ्योरी नेसेसरी होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो जहाँ पे डिमांड फोरकास्टिंग में कंसेप्ट समझने के लिए थ्योरी बहुत जरूरी थी, एंड उसकी थ्योरी पेपर में पूछी भी जाती है, इसलिए मैंने उसे वैसे करवा दिया। अभी यहाँ पे जितना रिक्वायर्ड है मैं उतना करवा रही हूँ, ठीक है, छोड़ूंगी कुछ भी नहीं। मैं गारंटी देती हूँ अगर आप मेरे साथ मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ऑपरेशंस मैनेजमेंट करोगे ना, तो आपको एग्जामिशन आने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसी के साथ बच्चों का थोड़ा ये भी डाउट था कि मैम स्ट्रेटेजी बता दो, तो आजकल में मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊंगी कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट को कैसे कवर करना चाहिए। फुल स्ट्रेटेजी लेके आऊंगी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारा कैसे साथ बना रहेगा, कैसे मैं आपके साथ लिंक में रहूंगी, सब कुछ बताऊंगी। तो अभी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, इस सब्जेक्ट की टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो, सब कुछ मैं करवा के लूंगी। बस आपको रेगुलरली क्लास अटेंड करनी है, होमवर्क करके आना है। होमवर्क से याद आया, मैंने होमवर्क दिए थे ना क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे, मेरे को कमेंट भी आए हैं, अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चों के आंसर सही आए हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं ये करने के, असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के। तो हम 4 मेथड में हमने कौन सा स्टार्ट किया? हंगेरियन मेथड स्टार्ट किया। अब हंगेरियन मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। हम ये स्टेप क्वेश्चन के साथ स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं, है ना। सबसे पहले हमने देखा, सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है,
वो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। बैलेंस अनबैलेंस मतलब रोज इक्वल्स टू कॉलम्स है कि नहीं है। अगर रोज इक्वल्स टू कॉलम है मतलब हमारा जो मैट्रिक्स है वो बैलेंस्ड है, हमें नेक्स्ट स्टेप पे चल देना है। बट अगर हमारा मैट्रिक्स बैलेंस्ड नहीं है यानी कि अनबैलेंस्ड है, उस केस में हमें सबसे पहले से बैलेंस्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ना इंसाफी तो करनी नहीं है बिल्कुल कि हमारे पास वर्कर ज्यादा है जॉब कम है, तो मतलब एक वर्कर एक्स्ट्रा है ना। अभी कौन सा वर्कर एक्स्ट्रा है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम नकली जॉब बनाते हैं जिसकी कॉस्ट जीरो होती है। देन जिस वर्कर को वो नकली वाली जॉब, डमी वाली जॉब अलॉट हो गई, मतलब वो वर्कर एक्स्ट्रा है, उसे फायर कर देंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है मैट्रिक्स आपकी बैलेंस्ड है कि नहीं है। अगर अनबैलेंस है तो आपको डमी रो या डमी कॉलम एज द केस में भी लगानी पड़ती है। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है या मिनिमाइजेशन का है। मैक्सिमाइजेशन मतलब अगर आपको जो वो एलिमेंट्स दिए होते हैं वो कॉस्ट एलिमेंट की जगह प्रॉफिट एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो मतलब आपका क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है। क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है तो मतलब कि हमें उसे मिनिमाइजेशन में करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है असाइनमेंट प्रॉब्लम में, कि हमें अपनी कॉस्ट को मिनिमम से मिनिमम करना है। तो कॉस्ट को मिनिमम से मिनिमम करना है ना, अगर प्रॉफिट दे दिया तो प्रॉफिट थोड़ी मिनिमम से मिनिमम करेंगे। हम तो कॉस्ट को मिनिमम से मिनिमम करने वाला मेथड देख रहे हैं, प्रॉफिट को तो मैक्सिमम से मैक्सिमम करना होगा, फिर उसके लिए अलग मेथड करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन होता है तो उसे कन्वर्ट कर देते हैं मिनिमाइजेशन में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैक्सिमाइजेशन है तो मतलब सबसे हाईएस्ट एलिमेंट है जो प्रॉफिट का, उसे उठाते हैं और पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कर देते हैं, हमारे पास वो क्वेश्चन मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर तो मिनिमाइजेशन का तो नेक्स्ट स्टेप पे चल दो। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन में क्या करना होता है, रो में से हमें लीस्ट कॉस्ट सेल उठाना होता है और उसे पूरी रो में से माइनस कर देना होता है, जिसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया था। जिसको डिटेल में देखना है पिछली वाली वीडियो देख के आओ। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको गो थ्रू करवा रही हूँ, फटाफट से रिवाइज करवा रही हूँ। तो रो ऑपरेशन का क्या लॉजिक था, हम देखते थे अगर एक रो में 10, 20, 30 मतलब कि ए जॉब को करने के लिए वर्कर राम लेते हैं, श्याम लेते हैं और महेश लेते हैं हम अपना। ठीक है, अगर ए जॉब को करने के लिए राम 10 रुपीज ले रहा है, श्याम 20 रुपीज ले रहा है, महेश 30 रुपीज ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे एनालाइज करने के लिए क्या करेंगे कि देखेंगे सबसे कम कौन ले रहा है, राम ले रहा है, यानी कि राम ले रहा है इतनी, जीरो ले रहा है। श्याम राम से कितनी ज्यादा ले रहा है, 10 रुपीज ज्यादा ले रहा है। महेश राम से कितनी ज्यादा ले रहा है, 20 रुपीज ज्यादा ले रहा है। हम इसीलिए रो ऑपरेशन करते थे, जिसका मैंने आपको लॉजिक बता दिया था। ठीक है, उसके बाद हमें करना होता था सेम कॉलम ऑपरेशन, जो हमारे पास रिड्यूस्ड मैट्रिक्स आ जाती है, जो मतलब रो ऑपरेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आती है उसमें हमें फिर कॉलम देखनी है, कॉलम में लीस्ट को सेल उठाना है और उसे इंटायर कॉलम में से माइनस कर देना है। फिर हमें नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करनी होती थी। नंबर ऑफ लाइंस मतलब कि हमें अभी जॉब एलोकेट करनी है वर्कर्स को। उसके लिए हम क्या देखते थे कि जिसका जीरो आया, जैसे अभी यहाँ पे था ना 0, 10 और 20 आया था ना रो ऑपरेशन करने के बाद, तो हम देखेंगे कि जिसका जीरो है उसे मैं जॉब अलॉट करूंगी ना। पर समटाइम्स होता था कि दो दो तीन तीन जीरो आ जाते थे एक ही रो में, तो उस केस में हम उसे छोड़ देते थे, हम लास्ट वाली में जाते थे जहां पे जीरो एक ही हो। अगर वो नहीं मिलता था तो फिर हम कॉलम में चले जाते, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपने जॉब एलोकेट कर दी है, यहाँ पे आपने ऐसे स्टेप लिख लो, जॉब एलोकेशन। ओके, जॉब एलोकेशन के बाद आपको ऑप्टिमलिटी चेक करनी होती है कि जो आपने एलोकेशंस की हैं वो ऑप्टिमल है कि नहीं है, एकदम सही है कि नहीं। ऑप्टिमल मतलब सबसे कम कॉस्ट लाके दे रही है कि नहीं लाके दे रही है। वो कैसे चेक होती थी, अगर आपकी नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है तो मतलब आपने जो सोल्यूशन निकाला है वो ऑप्टिमल वन है। अगर ऐसा नहीं है तो आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, आपको और इसे इंप्रूव कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या बनाते थे, इंप्रूव्ड मैट्रिक्स बनाते थे। अब इंप्रूव्ड मैट्रिक्स कैसे बनती थी, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड कॉस्ट एलिमेंट, जो आपका एलिमेंट, जैसे ये देखो यहाँ पे कर रहे थे ना हम, कौन सा क्वेश्चन था ये वाला, अभी ये हमने लाइन ड्रॉ की थी। जो एलिमेंट आपका लाइन से कवर नहीं है, कौन से एलिमेंट लाइन से कवर नहीं है, ये येलो वाले 2, 5, 6, 3, 1, 2, 3, 3, इनके ऊपर लाइन नहीं है, मतलब कि ये अनकवर्ड एलिमेंट्स है। अब इन अनकवर्ड एलिमेंट्स में से आपको लीस्ट कॉस्ट उठानी थी। कौन सी होती है लीस्ट कॉस्ट, ये 1 थी लीस्ट कॉस्ट, सबसे छोटी यही थी इन अनकवर्ड एलिमेंट्स में से। फिर आपको क्या करना था, ये जो आपने लीस्ट कॉस्ट उठाई है ना, इसे आपको अनकवर्ड एलिमेंट में से माइनस कर देना था। हमने माइनस कर दिया, 2 - 1 1, 5 - 1 4, ऐसे सब माइनस कर दिया था। और जो कवर्ड एलिमेंट होते थे, यानी कि ये जो ब्लू से मैंने करे हुए हैं, ये कवर्ड एलिमेंट एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट कर देने थे। और जो एलिमेंट्स आपके
इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे आ रहे थे, यानी कि जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आपकी मैच कर रही थी, यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 3। इनमें आपको क्या करना था, वो जो आपने ये एलिमेंट बनाया ना लीस्ट कॉस्ट वाला, उसे प्लस कर देना था, ठीक है। उसके बाद आपकी ये इंप्रूव्ड मैट्रिक्स बन जाती थी। इंप्रूव्ड मैट्रिक्स के ऊपर आपको फिर से वही करनी थी जॉब एलोकेशन जैसे हम करते थे। अगर फिर भी आपकी नंबर ऑफ लाइंस नॉट इक्वल आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, तो फिर से हम अगेन इंप्रूव्ड मैट्रिक्स बनाने थे। तो हमने ये क्वेश्चन कहाँ तक किया था, हमने एक बार इंप्रूव्ड मैट्रिक्स बना ली थी, उसके बाद हमने जॉब एलोकेशन की थी, तो फिर से हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आया था, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से इंप्रूव्ड मैट्रिक्स बनाएंगे। आई होप आप लोग करके आए होंगे क्वेश्चन, तो अभी आप लोग यहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले जो हमें कैसे बननी है इंप्रूव्ड मैट्रिक्स, एक बार फिर से देख लो, जैसे नहीं समझ आया लास्ट टाइम बता रही हूँ, उसके बाद मैं नहीं बताऊंगी, सीधे सम करूंगी। तो कैसे करना है हमें, ये जो हमें अपना इसमें है, क्या करना है हमें, जो अनकवर्ड एलिमेंट है, मतलब कि जिसके ऊपर लाइन नहीं लगी है, उसे सिलेक्ट करना है सबसे पहले। 4 1 4 3 2 5 2 2 1, इन एलिमेंट्स के ऊपर लाइन नहीं लगी, बाकी सारे कवर्ड है आपकी लाइंस के साथ। अब हमें क्या करना है, इन ये जो येलो एलिमेंट्स है ना, अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं, इनमें से जो एलिमेंट आपका एक सेकेंड, जो एलिमेंट आपका सबसे लीस्ट कॉस्ट सेल है उसे उठाना है आपको। अब लीस्ट कॉस्ट कौन सी है, 1 है मैम लीस्ट कॉस्ट की, 1 से छोटा 0 तो है ही नहीं है, तो 1 को हम उठा लेंगे, ये रहा 1। अब क्या करना है, इन ये जो येलो हमने किया ना अनकवर्ड एलिमेंट्स में से 1 को माइनस कर देना है, तो करो माइनस। 4 - 1 3, 5 - 1 4, 1 - 1 0, 2 - 1 1, फिर ये रहा 2 - 1 1, 2 - 1 1, 4 - 1 3, 3 - 1 2, 1 - 1 0, ठीक है। बस इतने ही थे। नेक्स्ट स्टेप अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास अब क्या है, अब जो हमारे पास कवर्ड वाले सेल है, मतलब जिसके ऊपर लाइन लगी हुई है, अभी वो देखेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मत उठाना अभी, जो कवर्ड सेल है ना सिर्फ उन्हें उठाना है। कवर्ड एक ये है, ये है, ये इंटरसेक्ट नहीं ना हो रहा कहीं पे भी, ये थे आपके कवर्ड वाले एलिमेंट्स। अब इन कवर्ड वाले एलिमेंट्स को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है। 1 0 0 0 0 0 5 0 0 3 2 0, ठीक है। अब हमें लेने हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। अभी बचा क्या, सिर्फ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बचे हैं ना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कौन से होते हैं, ये आपकी रोज हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, ये आपकी वर्टिकल लाइन जा रही है, जिस पॉइंट पे ये कट हुए ना इसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये देखो, ये रहा एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये रहा एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये रहा एंड ये रहा, ठीक है। सारी मैट्रिक्स हमारी कवर हो गई। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट में हमें क्या करना है, जो हमने ये 1 निकाला है ना, इसे हमें कर देना है प्लस। 2 + 1 3, 4 + 1 5, 1 + 1 2, 0 + 1 1, हो गया। अभी फिर से एलोकेशंस कर दो जैसे हम करते हैं। देखो, अभी ए को 2 जीरोस हैं, कंफ्यूजन है छोड़ दो। बी के लिए 3 जीरोस हैं, छोड़ दो। सी के लिए 1 जीरो है, तो सी को हम एलोकेट कर देंगे 5, एंड ये वाली जॉब हमारी हो जाएगी कट, क्योंकि अब ये किसी को नहीं एलोकेट हो सकती। डी में 2 जीरो है, छोड़ दो। ई में 1 ही जीरो है, तो ई को हम फोर्थ वाली जॉब एलोकेट कर देंगे और इसे कट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलो फिर से, ए में 1 जीरो है, तो इसे ए को ये वाली जॉब एलोकेट कर देंगे और इसे कट कर देंगे। अभी बी में भी 1 ही जीरो है, हेलो, ओके। तो अभी बी में भी 1 ही जीरो है, तो बी को ये वाली जॉब एलोकेट कर देंगे एंड 1 को कट कर देंगे। फिर उसके बाद डी में भी अभी 1 ही जीरो रहेगी, तो डी को ये जॉब एलोकेट कर देंगे एंड 2 वाली जॉब भी आपकी कट हो जाएगी, और इस तरह से हमारी सारी जीरोस कवर हो चुकी हैं इस टाइम पे, ठीक है। अब देखो आपकी नंबर ऑफ लाइन, अच्छा अभी जो बच्चे पहली क्लास नहीं देख के आए हैं, सीधे ये क्लास देख रहे हैं, तो वो बोलेंगे कि मैम ये क्या कट कर देंगे, क्या बोल रहे हो, कोई लॉजिक आपको नहीं समझ आएगा।
ये सारा लॉजिक मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया है, तो लास्ट क्लास में जाकर उससे पहले देख के आओ, फिर इस क्लास में आओ, क्योंकि इस क्लास में हम अपने एडवांस्ड वाले कंसेप्ट करेंगे। ओके, तो अभी देखो आपकी नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 5 है। नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई। मैम ये तो मैच कर गया, यस, तो ये हमारा हो गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या एलोकेशंस की हमने, ए बी सी डी एंड ई। ए को हमने दिया जॉब नंबर 3, बी को हमने दिया जॉब नंबर 1, सी को हमने दिया जॉब नंबर 5, डी को हमने दिया जॉब नंबर 2, ई को हमने दिया जॉब नंबर 4। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट देखो 315। क्वेश्चन का है हमारा, ये रहा 3 1 एंड 5 थी 0, है ना। 19 7 और 0, 19 7 और 0, इसके बाद है 2 और 4, 2 और 4, 12 एंड 16। प्लस कर लो, टोटल कॉस्ट कितनी आई है, 19 7 12 16, 54 आई है आपकी टोटल कॉस्ट। अच्छा, इससे एक और चीज बताना, कौन सा ऐसा वर्कर है जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, किस वर्कर को डमी जॉब अलॉट की गई है, मैम सी वर्कर को हमने डमी जॉब अलॉट की है, यानी कि सी वर्कर को कोई जॉब नहीं अलॉट हुई है, तो सी वर्कर को हम फालतू का पैसा देंगे, सी वर्कर को मत रखो। ठीक है, सी वर्कर की जो स्किल्स हैं वो मैच नहीं कर रही हैं किसी भी जॉब के साथ, इसीलिए सी वर्कर को निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ आया कि सी वर्कर हमारे पास एक्स्ट्रा था, टोटल कॉस्ट आई 54। अब हम देखते हैं कि कौन से बच्चों ने कमेंट सेक्शन में सही आंसर दिए थे। लेट मी सी। तो ये हैं संदीप, संदीप कश्यप, इन्होंने एलोकेशन की है, ए को 3, ठीक है, बी को 1, सी को 5, डी को 2 एंड ई को 4 एंड टोटल कॉस्ट इज 54। वेरी गुड संदीप कश्यप, 6743, संदीप कश्यप का आंसर एकदम सही है। एंड सेकंड है ये क्वेश्चन 2 एंड एक है अंकुश मजुमदर, सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रही हूँ, तो अंकुश मजुमदर हैं, उनका भी आंसर एकदम सही है, 54 टोटल कॉस्ट निकाली है। तो इन्हीं 2 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, बाकी हमने सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन भी होमवर्क में दिए थे, वो भी आंसर आए, तो अभी वो करके देख लेते हैं। ये मेन क्वेश्चन था, आपको समझ आया ना कि इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स कैसे बनती है। इसी तरह से होमवर्क किया करो और कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर बताया करो, और इस क्वेश्चन को कर लो आप स्टार मार्क। जो क्वेश्चन में स्टार मार्क करवाती हूँ ना, वो क्वेश्चन आपको रिवीजन के टाइम, जब आप लास्ट रिवीजन कर रहे हो, एक बार हाथ से निकाल लेना पेपर में जाने से पहले। बाकी तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं सब कुछ आपको करवाऊंगी, एक रिवीजन वीडियो लेके आऊंगी मैं, रिवीजन वीडियो। पहले तो आप स्ट्रेटेजी वीडियो देखना ना, उसी में सब क्लियर हो जाएगा, उससे पहले मैं कुछ नहीं बताऊंगी अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया था क्लास में, सेकेंड क्वेश्चन था हमारा होमवर्क, फटाफट से इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। क्वेश्चंस दे रखे हैं ए बी सी डी एंड ई, एंड हमें जॉब्स दे रखी है 1 2 3 4 एंड 5 जॉब्स रखी है। इक्वल है क्या, बैलेंस है क्या मैट्रिक्स, सबसे पहले ये चेक करेंगे, 1 2 3 4 5, एंड यहाँ पे भी 5 जॉब्स है, हमारा जो मैट्रिक्स है बैलेंस्ड है। अभी इस क्वेश्चन में मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं बताऊंगी, जैसे मैंने नीचे लिखवा के लिया था सब कुछ वैसे नहीं बताऊंगी, फटाफट बस इसे कर दूंगी। बैलेंस है एंड ये हमें बीच में सारी कॉस्ट ही दे रखी है, तो यानी कि मिनिमाइजेशन का ही क्वेश्चन है। फटाफट नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, दैट इज अपना रो ऑपरेशन।
रो ऑपरेशन में क्या करना होता है, रो में लीस्ट कॉस्ट उठानी है हमें। यहाँ पे है 1 0 2 0 एंड 5। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ए बी सी डी एंड ई, 1 2 3 4 एंड 5। 8 minus 1 7, 4 minus 1 3, 1 5 0 0 9 5 5 4। ठीक है, यहाँ पे 8 4 2 6 ही था। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे 4 3 1 0 3। उसके बाद है यहाँ पे 3 minus 2 1, 8 minus 2 6, 9 minus 2 7, 2 minus 2 0, 6 minus 2 4, 9 minus 5 4, 5 minus 5 0, 8 minus 5 3, 8 हो गया, 9 minus 5 4, 5 minus 5 एंड 0। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे इसके बाद कॉलम ऑपरेशन। कॉलम में हमारे पास लीस्ट को सेल कौन सा, यहाँ पे 0 0 1 0 एंड 0। चलो ये तो अच्छा काम हो गया, सब कुछ 0 0 ही है, कॉपी पेस्ट ही हो जाएगा। सिर्फ ये वाली लाइन चेंज होगी। इस लाइन में क्या आ जाएगा, 1 minus 1 0, 5 minus 1 4, 6 minus 7 minus 1 6, 1 minus 1 0, 3 minus 1 एंड 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी फटाफट से हम क्या करेंगे, जॉब एलोकेशन करेंगे। यहाँ पे दो जीरोस हैं, यहाँ पे एक ही जीरो है, तो बी को मिल जाएगी फर्स्ट वाली जॉब। सी में भी एक ही जीरो है, तो सी को मिल जाएगी फोर्थ वाली जॉब। डी में भी एक ही जीरो है, तो डी को मिल जाएगी ये वाली जॉब। एंड ई में दो जीरोस है, ए में देखें तो एक ही जीरो है, एंड लास्ट वन इज दिस। और ये हमारी नंबर ऑफ लाइंस रोज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो इसलिए हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो इस केस में ए के लिए जॉब है 5, बी के लिए 1, सी के लिए 4, डी के लिए 3, ई के लिए 2। ठीक है, कॉस्ट क्या आ जाएगी, 5 1 4 3 2, 5 1 4 3 2, 1 0 2 1 5, 1 0 2 1 5, 5 6 7 9 आ गई कॉस्ट आपकी। और यहाँ पे आपका आंसर है, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, 9। ठीक है, आंसर किस किस का सही है, ये आंसर सही है संदीप कश्यप का अगेन, एंड सेकेंड इज अंकुश मजुमदर का अगेन, ये आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, तो इन्हीं दो बच्चों ने होमवर्क किए, मतलब कि आप इतने बच्चे क्लासेस देख रहे हो पर किसी ने कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा है आंसर, मतलब कि आप होमवर्क कर ही नहीं हो। बेटे कोई फायदा नहीं है, जब तक आप होमवर्क ही नहीं करोगे क्या फायदा क्लास देखने का, मेरे को ये बताओ। होमवर्क करोगे तो कोई फायदा है। अब मैं यहाँ पे क्लास में आपको समझा रही हूँ, सब पढ़ रहे हो आप, ठीक है, क्लास में बैठे हो बिना कॉपी पेन के आए, मेरे को पक्का पता है बिना कॉपी पेन के बैठे हो गए आप, ऐसे बस क्लास सामने लगाई है, देखी जा रहे हो कि हाँ मैम बोल रही है, क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है हाँ मेरे को सब समझ आ रहा है।
ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होना है, यहाँ पे ये आना था, बोल के कर लिया, वर्बली कर लिया आपने, कोई फायदा नहीं है। आपने कॉपी पे सॉल्व करके नहीं ना देखा, आपने हाथ से एक बार भी नहीं निकाल के देखा। जब आप हाथ से क्वेश्चन निकालते हो ना, आपको डाउट पता चलता है। अभी तो मैं करवा रही हूँ, आपको दिख रहा है, आपको इजी लग रहा है सब। जब मैं नहीं करवा रही हूँ, आप कॉपी बंद करोगे, खुद से क्वेश्चन पकड़ोगे, सॉल्व करने लगोगे ना, तब आपको पता चलेगा मेरे को तो ये वाला स्टेप भूल गया, मेरे को तो इस स्टेप में डाउट है। अभी आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, बाद में जब आप पेपर के टाइम आ जाएगा ना, तब आपको होगा कि फटाफट यार, फटाफट सम सॉल्व करके देखें। फिर आपको डाउट पे डाउट आएगा और आप मेरे को मैसेज पे मैसेज करोगे, कभी आप किसी चैप्टर का मैसेज करोगे, कभी आप किसी चैप्टर का मैसेज करोगे। एंड अगर मैं बिजी हुई और रिप्लाई ना कर पाई, फिर आपका डाउट तो वहीं अटक के रह जाएगा। अभी मैं साथ साथ में आपको चैप्टर करवा रही हूँ, साथ साथ में डाउट पूछो, मैं आंसर भी दूंगी, आपको समझ भी आएगा। बाद में पूछोगे ना, आपको समझ आएगा कि क्या पूछना चाह रहे हो, ना मेरे को समझ आएगा क्या पूछना चाह रहे हो आप। ठीक है, तो साथ साथ में कर लो। क्या फायदा, फ्री में क्लास मिल रही है, दैट डजंट मीन कि आप अपने पेपर के लिए सीरियस नहीं होगे। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है बच्चा, अटेम्प्ट लग गया ना इसमें, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिना अटेम्प्ट का सीएमए क्लियर किया की जो वैल्यू होती है ना, वो यहाँ पे होती है, और अटेम्प्ट लग लग के अगर आपने सीएमए क्लियर किया ना, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे होगी। खुद सोच रहे हो इसका पैकेज क्या होगा और आपका पैकेज क्या होगा। इससे ज्यादा क्या ही बोलूं मैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसका होमवर्क मैं आपको इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी। जो भी बच्चा न्यू देख रहा है ये वीडियो को, ग्रुप ज्वाइन करना मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे आप डिस्कशन कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्जेक्ट रिलेटेड क्लास के जो भी अपडेट्स होंगी मैं वहां पे दे देती हूँ। नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस आपको सब वहीं पे मिल जाएंगे। तो ग्रुप ज्वाइन कर लो पहले सब जाके। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इसमें, हमारे पास जॉब्स हैं 1 2 3 एंड 4 जॉब्स हैं हमारे पास। मशीन्स कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। अगेन अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स है ये। और ये आपको दे रखे हैं आपके कॉस्ट एलिमेंट। ये क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने ऊपर फोर्थ वाला कराया, डिट्टो सेम क्वेश्चन है। खुद से प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जॉब्स हैं 1 2 3 एंड 4, एंड आपके पास मशीन्स हैं 1 2 3 एंड 4। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, एक एकदम बैलेंस मैट्रिक्स है, बेसिक वाला आपका क्वेश्चन है। इस केस में हम पता है क्या करते हैं, हम्म इस क्वेश्चन को ना एक प्रॉफिट मैट्रिक्स का करके देखते हैं, क्योंकि अभी तक हमने मैक्सिमाइजेशन वाला एक भी क्वेश्चन नहीं ना किया है। इसी क्वेश्चन को मैक्सिमाइजेशन का बना लेते हैं। ठीक है, लेट्स से अभी ये जो आपको दे रखी है ना जॉब्स, ए जॉब अगर 1 मशीन में करेंगे तो हमें 42 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ए जॉब अगर 2 मशीन में करेंगे तो हमें 35 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ए जॉब अगर 3 मशीन में करेंगे तो हमें 28 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ए जॉब अगर 4 मशीन में करेंगे तो हमें 21 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो ये हमें दे रखी है जॉब्स, ये दे रखी है हमें मशीन्स, एंड इन मशीन के रिलेटेड प्रॉफिट दे रखे हैं। मतलब कि मैम ये क्वेश्चन हो गया हमारा मैक्सिमाइजेशन का, बिल्कुल मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन हो गया। तो अभी इस केस में हमें क्या करना होता है, जब हमें मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन गिवन हो, तो सबसे पहले उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है मिनिमाइजेशन में। ठीक है, पहले सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, पहले चेक कर लो ये बैलेंस्ड है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यस मैम बैलेंस्ड है। लास्ट बार एक फॉर्मेट लिखवा रही हूँ मैं आपको क्वेश्चंस का, मतलब क्या फॉर्मेट रहता है, कैसे आपको प्रेजेंटेशन करनी है। इसके बाद डायरेक्ट मैं मैट्रिक्स बना के करूंगी। आप लोगों को पर जब भी कॉपी पे करना, आपको प्रॉपर लिखना है कैसे प्रेजेंटेशन करनी है। कॉपी पे हर एक क्वेश्चन आपको ऐसे लिखना है। हाँ, जैसे फोर्थ क्वेश्चन है और फिफ्थ क्वेश्चन एकदम सेम है, तो फोर्थ क्वेश्चन को आप एकदम प्रॉपर प्रेजेंटेशन से लिख लो। फिफ्थ क्वेश्चन को चाहे प्रेजेंटेशन ना दो, नॉर्मल मैट्रिक्स बना के सॉल्व कर लो। बट एक क्वेश्चन तो आपको जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन में लिखना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो द matrix is balanced. Second, question provides data about
profit. So the question is of maximization, and we need to convert it into minimization by extracting the highest profit from all the profit elements. ठीक है, 1 2 3 4 5। A, B, C, D, 1 2 3 and 4। यहाँ पे आपके पास जॉब्स एंड यहाँ पे आपके पास मशीन्स। तो अभी हमें इसे कन्वर्ट करना है मिनिमाइजेशन में। मिनिमाइजेशन के लिए हमें क्या करना है, हाईएस्ट एलिमेंट जो है आपका प्रॉफिट का उसे उठाना है। कौन सा एलिमेंट आपका हाईएस्ट, अब यहाँ पे पूरे इसमें देखो, यहाँ पे 42 ही है। 42 से हाईएस्ट कुछ भी नहीं है। 30 30 24 35 नहीं है, तो 42 है आपका हाईएस्ट प्रॉफिट एलिमेंट। अभी इस 42 को एंटायर मैट्रिक्स में से माइनस कर दो। 42 माइनस 42 0। 30 माइनस 42 12। यहाँ पे भी 12। 40 माइनस 24 16। 40 माइनस 35 5। 40 माइनस 25 15। 15 42 है ना, एक सेकेंड। 42 माइनस 24 18 होता है। यहाँ पे भी 42 माइनस 35 7। 42 माइनस 25 17। 42 minus 25 17। 42 minus 20 22। Then is 42 minus 28 14। 42 minus 20 22। 42 minus 20 22। 42 minus 16 26। 42 minus 21 21। 42 minus 15 27। 42 minus 15 27। 42 minus 12 30। ये हो गई आपकी मिनिमाइजेशन की मैट्रिक्स। मैक्सिमाइजेशन को हमने कन्वर्ट कर लिया मिनिमाइजेशन में। अब क्या करना है हमें, नॉर्मल स्टेप्स जैसे हम चलते हैं। सबसे पहले करेंगे हम रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन का वो लिख लेना ना, इसके बाद हाँ बेटा यहाँ से लिख लेते हैं हम। आपको तो लिखना है, मैं तो कॉपी पेस्ट कर रही हूँ।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, रो ऑपरेशन के लिए लीस्ट कॉस्ट सेल उठाना है फ्रॉम ईच रो। कौन सा है लीस्ट कॉस्ट सेल? यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे है हमारे पास 12, यहाँ पे भी 12 एंड यहाँ पे 18। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे है कि वो हमारे पास अनबैलेंस्ड है एंड मैक्सिमाइजेशन का, उस केस में क्या करोगे? पहले उसे मिनिमाइजेशन का बनाओगे या पहले उसे बैलेंस्ड करोगे? फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? फर्स्ट स्टेप है हमारे पास चेक करना है कि क्वेश्चन बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन अनबैलेंस्ड है तो उसे बैलेंस्ड बनाएंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग डमी रो एंड कॉलम एज द केस में बी। उसके बाद उसको हम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये बात का ख्याल रखना। ये हो गई हमारी अब रो ऑपरेशन। इसके बाद हम चलेंगे अपने थर्ड स्टेप पे, दैट इज कॉलम ऑपरेशन। फिर से ऊपर से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम। मैंने यहाँ पे ऊपर कॉपी पेस्ट कर दिया ना सीधे। रो ऑपरेशन में माइनस तो करके हमने लिखा ही नहीं। चलो, 0 में से 0 माइनस 0, 0 0, 0 माइनस 7 7, 0 माइनस 14 14, 0 माइनस 21 21। नेक्स्ट अगर 12 माइनस 12, 0 0 एंड 0। करो आप भी फटाफट रो ऑपरेशन। 12 17 माइनस 12 5, 22 माइनस 12 10, 27 माइनस 12 15। अगेन सेम है, 5 10 27, 22 minus 18 4, 26 minus 18 8, 30 minus 18 12 आ गया। अब उसी तरह से हम करेंगे कॉलम ऑपरेशन। 0 4 8 एंड 12। 0 0 0 एंड 0। यहाँ पे तो आ जाएगा 0 0 0। यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 4 3, 4 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 4 1, then 14 minus 8 6, 10 minus 8 2, 10 minus 8 2, 21 minus 12 9, 15 minus 12 3, 27 minus 12 15। ठीक है, ये हो गई हमारी कॉलम ऑपरेशन। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, पर पहले ना कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी, एकदम ग्रे कलर की दिख रही थी मैं। तो अभी मैंने वो सेटिंग सब सही कर ली है। तो कहाँ पे थे हम कर रहे थे कॉलम ऑपरेशन, हमने कर लिया था। अब हम करने वाले हैं एलोकेशन। अब मुझे ना बच्चे का एक डाउट आया था ग्रुप में कि मुझे जीरो एलोकेट कैसे करनी है, समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी मैं आपको एकदम बेसिक से बताने वाली हूँ कि एलोकेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लेना अभी। देखो हमें क्या करना है, हमें ना एक जॉब को अभी मशीन से एलोकेट करनी है। तो कैसे एलोकेट होगी? आप क्या चाहते हो? आप कम से कम कॉस्ट करना चाहते हो, कॉस्ट को मिनिमम से मिनिमम करना चाहते हो ना? तो आप क्या चाहोगे कि जो जॉब, कौन सी मशीन मैं कौन सी जॉब को दूं कि मेरे को एकदम कम कॉस्ट लगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या निकाल लिया, हमने एक्स्ट्रा कॉस्ट निकाल लिया ना रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन करके। तो अब मैं देखूंगी जहां पे मेरे को कॉस्ट जीरो आ रही है, मतलब कि एक्स्ट्रा कॉस्ट जीरो आ रही है, मैं उसे ही वो काम देना चाहूंगी ना। मैं राम को काम दे रही हूँ, वो 2 रुपीज एक्स्ट्रा ले रहा है, बट मैं शाम को काम दे रही हूँ, वो एकदम सही प्राइस दे रहा है। ठीक है, एक ले रहा है 10 रुपए, एक ले रहा है 12 रुपए। कम कौन ले रहा है? शाम कम ले रहा है। तो शाम मतलब जीरो ले रहा है और राम 2 रुपीज एक्स्ट्रा ले रहा है शाम से।
है ना, शाम से 2 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहा है, तो अभी मैं काम किसको देना चाहूंगी? ऑफ कोर्स इसे काम देना चाहूंगी ना मैं। तो वही है यहाँ पे, अभी ए जॉब को अगर मैं मशीन 1 एलोकेट करूँ तो मेरे को 0 कॉस्ट लगेगी, मतलब मिनिमम सबसे कम कॉस्ट लगेगी। ए जॉब को अगर मैं मशीन 2 एलोकेट करूँ तो मेरे को 3 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे। ए जॉब को अगर मैं 3 मशीन एलोकेट करूँ तो 6 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे, एंड ए जॉब को अगर मैं 4 मशीन एलोकेट करूँ तो मेरे को 9 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे। तो इस केस में अब मैं क्या करूंगी, ए को मैं ए जॉब को 1 मशीन एलोकेट कर दूंगी, है ना, क्योंकि इसमें मेरी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लग रही है। तो अभी 1 मशीन तो ए को एलोकेट हो गई, तो 1 मशीन अभी और किसी को नहीं जा सकती है ना, तो 1 मशीन को हम कट कर देंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका है लॉजिक वाला। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो दूसरा तरीका क्या है, आपको क्या देखनी है, सबसे पहले रोज देखनी है। रो क्या होती है, ये वाली आपके पास रो होती है ना, आपको रो देखनी है। रो में आपको देखना है कौन सी रो में आपके पास सिंगल जीरो है, क्या देखना है, कौन सी रो में आपके पास सिंगल जीरो है। अभी ये देखो, मैंने रो ए देखी, ए रो में मेरे पास सिंगल जीरो है, तो उसे मैं ऐसे मार्क कर दूंगी, जो सिंगल जीरो है ना मैं उसे मार्क कर दूंगी। कैसे दिया हुआ मुझे यहाँ पे 0, 3, 6 एंड 9 दे रखे है ना, मेरे को ए रो में सिंगल जीरो मिल गई, सिंगल जीरो को मार्क कर दूंगी। अभी मैंने रो देखी है ना, तो मैं अगर रो में मुझे सिंगल जीरो मिल गई है तो मैं उसके ऑपोजिट वर्टिकल लाइन खींच के उसे काट, कॉलम को काट दूंगी। ठीक है, अगर मुझे रो में जीरो मिल गई है तो कॉलम को काटूंगी। अगर मुझे कॉलम में जीरो मिल गई है तो क्या करेंगे, सोचो ये मेरे पास कॉलम है, मुझे यहाँ पे जीरो मिल गई है, 3, 6, 9 ऐसे कॉलम मेरे पास, यहाँ पे मेरे को जीरो मिल गई कॉलम में, तो मैं रो को काट दूंगी। ठीक है, ऐसे चलना है आपको। ये था आपका रट्टे वाला, और वो था आपका लॉजिक। अब आपको जिससे करना है उससे आप कर सकते हो, बस सम करना है भाई, जैसे मर्जी करो। उसके बाद सेकंड, जॉब बी को अब कौन सी दूं, जॉब बी को अगर मशीन 1 तो एलोकेट हो गई, वो तो हम दे नहीं सकते। जॉब बी को अगर मैं मशीन 2 दूंगी तो 1 रुपीज एक्स्ट्रा कॉस्ट है। जॉब बी को अगर मैं मशीन 3 दूंगी तो 2 रुपीज एक्स्ट्रा कॉस्ट है। जॉब बी को अगर मैं 4 मशीन दूंगी तो 3 रुपीज एक्स्ट्रा कॉस्ट है। अभी मैं इनमें से कोई भी नहीं देना चाहूंगी। नेक्स्ट, जॉब सी को अगर मैं मशीन 2 दूंगी तो 1 रुपीज एक्स्ट्रा कॉस्ट है। जॉब सी को अगर मैं मशीन 3 दूंगी तो 2 रुपीज एक्स्ट्रा कॉस्ट है। जॉब सी को अगर मैं मशीन 4 दूंगी तो 15 रुपीज एक्स्ट्रा कॉस्ट है। यहाँ पे भी कोई जीरो है नहीं तो मैं कोई भी नहीं दूंगी। वहीं अगर मैं जॉब डी को देखूं, जॉब डी को अगर मशीन 2 दूंगी जीरो है, जॉब डी को अगर मशीन 3 दूंगी जीरो कॉस्ट है, जॉब डी को अगर मशीन 4 दूंगी तो जीरो कॉस्ट है। अब इतनी सारी जीरो है, कौन सी वाली दूं, मैं नहीं डिसाइड कर पा रही हूँ ना कौन सी वाली दूं। तो इस केस में हम कोई भी नहीं देंगे। जहां पे आपको ज्यादा जीरोस दिख जाए तो उस केस में आप कोई भी नहीं एलोकेट करोगे, जहां पे आपको सिंगल जीरो दिखे ना रो या कॉलम में, उसी केस में आप एलोकेशन करोगे। ठीक है, अभी लॉजिकली हम अगर देखें तो क्यों नहीं करेंगे मैम, बच्चे सभी जीरो जीरो कॉस्ट ले रहे हैं, सभी इक्वल कॉस्ट ले रहे हैं। जॉब डी को अगर आप तीनों में से कोई भी मशीन एलोकेट करोगे, तीनों जीरो जीरो कॉस्ट ले रहे हैं, इक्वल कॉस्ट ले रहे हैं, मिनिमम ले रहे हैं, तो मैं किसे दूं, कंफ्यूज हूं ना। सॉरी, तो इसलिए मैं नहीं दूंगी। तो अभी रो में तो हमें कुछ नहीं मिला है, तो अभी हम चलते हैं कॉलम में। जब हमें रो में कुछ ना मिले फिर हमें चलना है कॉलम में। कॉलम में देखो, मशीन 2 अगर मैं जॉब ए को दूं तो 3 रुपीज कॉस्ट लगेगी। मशीन 2 अगर मैं जॉब सी को दूं तो 1 रुपीज कॉस्ट लगेगी। मशीन 2 अगर मैं जॉब डी को दूं तो 0 रुपीज कॉस्ट लगेगी। कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक ही जीरो है ना, तो इसे हम मार्क कर देंगे। और अभी जॉब डी को और कोई मशीन ना मिल सकती तो जॉब डी को कट कर देंगे। और वहीं अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो मैंने कॉलम में अभी मार्क किया ना जीरो को, तो उसके ऑपोजिट रो को कट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी भी फिर जब आपने एक बार कॉलम कर दिया ना स्टार्टिंग, जब आपने एक बार कट कर दिया ना लाइन को, एक एलोकेशन कर दी, अगेन आपको स्टार्टिंग फर्स्ट रो से ही करनी है। अगेन अगर आप फर्स्ट रो देखोगे तो कोई जीरो नहीं है, सेकंड रो में भी कोई जीरो नहीं है, थर्ड रो में भी कोई जीरो नहीं है। फिर कॉलम में आ जाओ, ये वाला मशीन 2 तो खत्म हो गई हुई है ना, फिर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब देखो आपकी सारी जीरोस एलोकेट हो गई हैं, कोई भी जीरो अनकवर्ड रही है। हमें क्या करना होता है, हमें मिनिमम लाइन ड्रॉ करनी होती है ताकि हमारी सारी जीरोस कवर हो जाए। अभी हमारी सारी जीरोस कवर हो चुकी है ना, तो हमारी नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन कितनी है, 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 4। क्या ये इक्वल है, नॉट इक्वल है, तो क्या आपका आंसर ऑप्टिमल है जो आपने एलोकेशन किया है? नो मैम, हमारी एलोकेशन ऑप्टिमल नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बनाएंगे।
इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स अब कैसे बनता है, फिर से एक बार समझ लो, ठीक है। इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स कैसे बनता है, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं, अनकवर्ड मतलब जो लाइन के अंदर कवर नहीं हुए हैं, उसे ले लेते हैं। ये है अनकवर्ड, ये है अनकवर्ड, दिस एंड दिस, ये हमारे अनकवर्ड एलिमेंट है। अनकवर्ड एलिमेंट में से हमें लीस्ट कॉस्ट सेल उठाना है, जिसकी कॉस्ट सबसे कम है, मुझे वो उठाना है। लीस्ट कॉस्ट सेल है हमारे पास ये 1, ठीक है, इसे लेंगे हम। अभी 1 को क्या करना है, आपको अनकवर्ड एलिमेंट में से माइनस कर देना है। अनकवर्ड एलिमेंट्स में से जो लीस्ट कॉस्ट सेल होगा, आपको उसे उठाना है और उसे पूरे अनकवर्ड एलिमेंट्स में से माइनस कर देना है। तो करते हैं 3 - 1 2 1 - 1 0 1 - 1 0 6 - 1 5 2 - 1 1 2 - 1 1 9 - 1 8 3 - 1 2 15 - 1 14, ठीक है। उसके बाद बाकी का मैम, बाकी के मैट्रिक्स का क्या करना है, तो बाकी के मैट्रिक्स में आपको लेने हैं जो आपके कवर्ड एलिमेंट्स हैं, एक्सेप्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब ऐसे और ऐसे होता है ना, ये जो पॉइंट होता है ना, जहां पे आपकी रो और कॉलम टकरा रही होती है, उसे हम कहते हैं इंटरसेप्टिंग पॉइंट। इंटरसेप्टिंग पॉइंट को आपको छोड़ना है और बाकी के आपको कवर्ड सेल उठाने हैं। ये दिस ये इंटरसेप्टिंग पॉइंट है, दिस एंड दिस, ठीक है। जो आपके कवर्ड एलिमेंट है एक्सेप्ट इंटरसेप्टिंग पॉइंट, उसे आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब जो आपके पास लास्ट में बचा आपका इंटरसेप्टिंग पॉइंट, उसको आपको क्या करना है, उसमें आपने जो लीस्ट सेल उठाया था ना, ये जो 1 उठाया था ना, इसे आपको प्लस कर देना है इंटरसेप्टिंग पॉइंट पे। प्लस कर देंगे, 0 + 1 1 आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका इंप्रूव्ड मैट्रिक्स, ऐसे बनता है आपका इंप्रूव्ड मैट्रिक्स, ठीक है। अब दोबारा एलोकेशन कर देंगे इंप्रूव्ड मैट्रिक्स में। फर्स्ट रो में एक 0 है, ठीक है, मशीन 1 कट जाएगी। सेकेंड रो में भी एक 0 है, मिल गई, तो मशीन उसके ऑपोजिट लाइन लगा देंगे। थर्ड रो में कोई 0 नहीं है। फोर्थ रो में 2 0 है, कंफ्यूजन है, छोड़ दो। फिर से अगेन आ जाओ कॉलम पे। कॉलम में एक 0 है, यस मैम, कॉलम में एक 0 है, थर्ड वाली कॉलम में, तो इसके ऑपोजिट रो कट जाएगी। हमारी सारी जीरोस कवर हो गई हैं, और लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन कितनी है, 3 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 4 है। क्या ये इक्वल है, नॉट इक्वल है। अगेन क्या बनेगा आपका, इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। इंप्रूव्ड मैट्रिक्स अब कैसे बनेगा, सबसे पहले जो आपके पास नॉर्म अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं, उनमें से आपको लीस्ट कॉस्ट सेल उठाना है, दैट इज 1। लीस्ट कॉस्ट सेल क्या है आपका, 1। अनकवर्ड एलिमेंट्स में से अभी उस लीस्ट कॉस्ट सेल को माइनस कर देना है। 5 - 1 4 1 - 1 0 1 - 1 0 8 - 1 7 2 - 1 1 14 - 1 13, ठीक है। अब जो आपके कवर्ड एलिमेंट्स हैं, उसको आपको एज इट इज लिख देना है, एक्सेप्ट इंटरसेप्टिंग पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हैं आपके कवर्ड एलिमेंट्स। तो इन्हें वैसे का वैसे लिख देंगे, 0 0 0 2 0 0 0 एंड 0। उसके बाद जो आपका इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स हैं, दिस एंड दिस, इनमें आपको अपना लीस्ट कॉस्ट सेल प्लस कर देना है। 1 - 1 2 0 - 1 1, ठीक है। ये बन गया आपकी इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। अगर पेपर में आपको इंप्रूव्ड मैट्रिक्स बनाने में कंफ्यूजन आती है, आपको नहीं समझ आता है, तो जैसे मैंने यहाँ पे मार्किंग की ना अलग अलग कलर से, आप क्या करना, आपके पास दो पेन होते हैं ना, ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन होता है। सबसे पहले आपको अपने अनकवर्ड एलिमेंट्स को ना पेंसिल से मार्क करना, पेन मत यूज कर लियो, पेंसिल से मार्क करना है ऐसे अपने अनकवर्ड एलिमेंट्स को, ठीक है। उनमें से लीस्ट कॉस्ट सेल उठाना और पहले अनकवर्ड एलिमेंट्स को ना माइनस करके नीचे लिख लेना इंप्रूव्ड मैट्रिक्स में। उसके बाद वो जो मार्किंग किया ना पेंसिल से, उसे मिटा देना। फिर उसके बाद आप अपने कवर्ड एलिमेंट्स उठाना, एक्सेप्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसे मार्क कर लेना, ऐसे सर्कल सर्कल कर लेना पेंसिल के साथ, ऐसे करके सर्कल सर्कल कर लेना, ठीक है। फिर उन्हें एज इट इज कॉपी पेस्ट करना होता है, जो कवर्ड एलिमेंट होते हैं उन्हें एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना। फिर उसके बाद उसे भी मिटा देना, ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी इंटरसेप्टिंग पॉइंट होंगे ना, उन्हें मार्क करना पेंसिल के साथ ही, और इंटरसेप्टिंग पॉइंट में जो आपने लीस्ट को सेल उठाया था उसे प्लस करके लिख लेना, ठीक है। ऐसे आपका इंप्रूव मैट्रिक्स बन जाएगा और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। ओके, अभी नेक्स्ट हमें फिर से एलोकेशन करनी है।
अभी ए में भी एक जीरो है, एलोकेट कर देंगे एंड उसके ऑपोजिट वर्ड रो देखिए तो कॉलम को कट कर देंगे। बी में दो जीरो है, कंफ्यूजन है, छोड़ दो, एक जीरो देखनी है हमने जस्ट। सी में दो जीरो है, छोड़ दो। डी में दो जीरो है, छोड़ दो। फिर कॉलम में आ जाएंगे, कॉलम में यहाँ पे दो जीरो है, छोड़ दो। इस कॉलम में यहाँ पे तीन जीरो है, छोड़ दो। इस कॉलम में हमें फोर्थ कॉलम में एक जीरो मिल गई है तो इसे मार्क कर देंगे। कॉलम देखा है तो इसके ऑपोजिट आपकी रो कट हो जाएगी। अगेन आ जाओ, रो में देखो, फर्स्ट रो में जीरो है, सेकंड रो में दो जीरो है, छोड़ दो। थर्ड रो में भी दो जीरो है, छोड़ दो। फिर कॉलम में आ जाओ, फर्स्ट कॉलम में दो जीरो है, नहीं ले सकते हैं। थर्ड कॉलम में भी दो जीरो है। अब मैम, अब तो हर जगह से आप रो देखो, कॉलम देखो, हर जगह से दो दो जीरो आ रही है। सिंगल जीरो तो आ ही नहीं रही है, बट हमारे पास अनकवर्ड जीरो भी पड़ी है, हमें तो सारी जीरोस को कवर करना है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में बेटे आपके बनते हैं ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। क्या बनते हैं इस केस में आपके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। अब ये ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्यों क्या होता है और क्यों होता है वो अब हम देखते हैं। अब देखो, अभी आपके पास हर जगह पे दो दो जीरो है ना, अब एलोकेशन कैसे करोगे। अगर आप अभी से लॉजिक वाइज समझो, अभी कोई हम जीरो जीरो वाला खेल नहीं खेलेंगे, लॉजिक वाइज देखो। अगर मैं जॉब बी को टू मशीन देती हूँ तो भी जीरो कॉस्ट है, अगर मैं जॉब बी को थ्री मशीन देती हूँ तो भी जीरो कॉस्ट है, दोनों मिनिमम ले रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा दोनों में से किसे दूं। फिर अगर जॉब सी को भी अगर मैं टू मशीन देती हूँ तो जीरो कॉस्ट है, जॉब सी को अगर थ्री मशीन देती हूँ तो भी जीरो कॉस्ट है, दोनों ही सेम ले रहे हैं। अब चलो इसे छोड़ो, मशीन वाइज देख लेते हैं फिर हम। अगर मैं मशीन टू को जॉब बी देती हूँ तो भी जीरो कॉस्ट है, और अगर मशीन टू को जॉब सी देती हूँ तो भी जीरो कॉस्ट है। तो मतलब ये हर जगह से जीरो कॉस्ट ले रहा है, मशीन बी और सी, सॉरी मशीन टू और थ्री और जॉब बी और सी, मशीन टू और थ्री और जॉब बी और सी। अब इनमें से किसी को भी कुछ भी अलॉट कर दो, इसे ये कर दो, इसे ये कर दो, इसे ये कर दो, इसे ये कर दो, कुछ भी एलोकेशन करो आपकी मिनिमम कॉस्ट ही आएगी। तो इस केस में हम फिर क्या करते हैं, जब आपको पता है कि जो भी एलोकेशन करो आपकी मिनिमम कॉस्ट ही आएगी, तो आप क्या करोगे, मर्जी करोगे ना अपनी, जो आपका मन है वो कर दो फिर इस केस में। तो इसीलिए इसमें ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, एक बच्चा बोलेगा कि मैम हर जगह से मिनिमम कॉस्ट ही आती है ना, मैं बी को टू दे देता हूँ और सी को थ्री दे देता हूँ। दूसरा बच्चा बोलेगा कि मैम मिनिमम कॉस्ट आ रही है ना, मैं तो उल्टा सीधा जाऊंगा, मैं सी को टू दे देता हूँ और थ्री को बी दे देता हूँ। तो हो गए ना आपके दो सॉल्यूशन, इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। तो पेपर में मैम हमें कौन सा करके आना है, पेपर में आपको ये दोनों दिखा के आने हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, एग्जामिनर का नहीं पता है कि वो कौन सा सॉल्यूशन को टिक कर देगा। तो वैसे ऐसा नहीं है कि मतलब एक क्वेश्चन आंसर दिखा दो, आपको दिखाने ही दो आंसर होते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन बनता है ना, तो आपको दोनों पेपर में दिखा के आने होते हैं। ठीक है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। ये था आपका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। मजाक मजाक में ही हमने समझ लिए। इतना इजी वे से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बस आपको बच्चे ध्यान से क्लास देखनी है, कुछ डाउट नहीं आएगा, पर क्लास जरूर देखनी है और होमवर्क करना है। वो तो किसी ने नहीं किया हुआ था, वो तो मैंने देख ही लिया आपको कमेंट सेक्शन में। तो अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन बनाते हैं। उस केस में हम मशीन टू को दे देंगे जॉब बी। ठीक है, तो हमने कॉलम वाइज देखा ना, तो क्या कट कर देंगे, रो कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मशीन थ्री को दे देंगे जॉब सी, यहाँ भी रो कट कर देंगे। ठीक है, अभी आपकी नंबर ऑफ लाइंस देखो, एक दो तीन चार लाइंस है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी चार है, तो ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन वन क्या बना आपका, ए बी सी और डी। ए को आपने दी मशीन वन, बी को दी मशीन टू, सी को दी मशीन थ्री एंड डी को दी मशीन फोर। ये था सॉल्यूशन वन। अभी आपको यहाँ पे सॉल्यूशन टू भी बनाना है। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसे करते हैं हम साइड पे, और इसके साइड पे ही हम सॉल्यूशन टू भी बना लेते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, अरे
चलो यहाँ पे आ गया। कैसे एलोकेशन करेंगे? फर्स्ट सॉल्यूशन में हमने सेकंड वाले को बी दी थी, तो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, हम थर्ड वाले को बी दे देंगे एंड सेकंड वाले सी वाले को सेकंड मशीन दे देंगे। ठीक है, और लाइंस चाहे तो ऐसे कट कर लो, चाहे तो वैसे कट कर लो, जैसे आपको करनी है, और आपकी 4 लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी। सेकंड सॉल्यूशन आपका क्या बन गया, ए बी सी एंड डी एलोकेशन की हमने 1 3 2 एंड 4 एलोकेशन की। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारी मिनिमम कॉस्ट क्या आती है। फर्स्ट केस में ए 1 2 3 4 का सीक्वेंस चला ना, ये देखो 1 2 3 एंड 4 का सीक्वेंस चला है। 42 25 20 12 42 25 20 12 99। और सेकंड केस में कैसे सीक्वेंस है, 1 3 2 4 1 3 2 4 42 25 20 12। दोनों केस में आपकी मिनिमम कॉस्ट बनेगी इक्वल 99। अगर आपकी दोनों केस में मिनिमम कॉस्ट इक्वल बन गई है, मतलब आपका आंसर सही है। यहीं से आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। अगर पेपर में ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आ गया ना, तो आपकी दोनों केस में मिनिमम सेम कॉस्ट बननी चाहिए, मतलब आपका आंसर सही हो जाएगा। अभी मैम दोनों केस में सेम कॉस्ट क्यों बननी चाहिए? बेटा जी देखो, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्यों बने हैं, क्योंकि हर केस में मिनिमम कॉस्ट जा रही थी, है ना, तो फिर मिनिमम कॉस्ट तो एक ही होगी ना। ऐसे थोड़ी है कि एक केस में 98 हो जाएगी, एक केस में 99 हो जाएगी, फिर तो 98 वाला आंसर सही हो जाएगा ना, वो ऑप्टिमल 98 वाला होगा, 99 वाला तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा नहीं। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन बने हैं इसलिए क्योंकि हमारी सेम कॉस्ट आ रही थी, दोनों केस में 0 0 कॉस्ट आ रही थी, तो दोनों क्वेश्चंस में जो आपकी मिनिमम कॉस्ट बनेगी वो सेम बनेगी, दैट इज मिनिमम से मिनिमम बनेगी। समझ गए इस क्वेश्चन को? तो ये था आपका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन। इसे भी स्टार मार्क कर लो क्वेश्चन को, ये भी प्रैक्टिस करना चाहिए आपको एक बार और। अब चलते हैं हम अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस पर। यहाँ पे हमने अपने सारे बेसिक कंसेप्ट सीखने वाले क्वेश्चन खत्म कर लिए। अब हमें अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जो तो मुझे क्वेश्चन एकदम सेम सेम लगे वो तो मैं दे दूंगी होमवर्क, जो तो आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन हुए वो मैं आपको करवा के लूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, 6 men आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट जॉब। 6 men है आपके पास। फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड्स द टाइम इन आवर्स टेकन बाय द डिफरेंट पर्सन्स फॉर डिफरेंट जॉब्स आर गिवन। ये है आपके पास men और ये है आपके पास जॉब। ठीक है, 6 men है और 6 जॉब्स हैं। उन्होंने बोला ये है आपके पास जॉब्स और ये है आपके पास men। ठीक है, उन्होंने बोला कि पास्ट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हर एक मैन हर एक जॉब करने को कितनी कितनी कॉस्ट लेता है वो हमने दे रखा है। तो यहाँ पे लिखा था ना, फॉर फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड द टाइम इन आवर्स टेकन बाय द टाइम दे रखा है इन्होंने आपको। ये भी आपका मिनिमाइजेशन का ही क्वेश्चन होता है, मैक्सिमाइजेशन का नहीं होता है। टाइम कॉस्ट वगैरह ये सब, क्योंकि टाइम भी आपको कम से कम करना है या फिर टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। क्या चाहते हो कि आपका काम करने में टाइम ज्यादा से ज्यादा लगे या कम से कम लगे? कम से कम लगे, तो इसलिए टाइम वाला भी आपका क्या हो गया, मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन हो गया। तो उन्होंने बोला है कि पास्ट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हर एक पर्सन को हर एक जॉब करने में कितना कितना टाइम लगता था वो हमने दिया हुआ है। और आपको इसमें अब आगे की एलोकेशन करनी है, उन्हें फ्यूचर की एलोकेशन करके बतानी है कि अभी जो हम प्रेजेंट आज हम एलोकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे वो हमें बता दो। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो इंसाफी कर रहा है कि ना इंसाफी कर रहा है, मतलब कि बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। 6 जॉब्स हैं और 6 men हैं, मतलब कि हमारा क्वेश्चन बैलेंस्ड है। सेकंड चीज हमें क्या देखनी होती है कि मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है कि मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। टाइम बता रहा है मैम, और टाइम भी हम मिनिमम से मिनिमम करना चाहते हैं हर चीज हर काम को करने के लिए, तो ये क्वेश्चन भी हुआ हमारा मिनिमाइजेशन का। तो अभी इसके बाद हमारे नॉर्मल स्टेप स्टार्ट हो जाएंगे, रो ऑपरेशन करो, कॉलम ऑपरेशन करो, एलोकेशन करो और चेक करो ऑप्टिमैलिटी। अगर ऑप्टिमल नहीं है यानी कि नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं आया है, उस केस में आपको इंप्रूव्ड मैट्रिक्स बना के अगेन एलोकेशन करनी पड़ेगी, अनलेस जब तक टिल आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आता, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क, बिकॉज बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, a captain of a cricket team has to allot 5 middle batting positions to 5 batsmen। आपके पास बैटिंग पोजीशन है ये और ये है आपके पास 5 बैट्समैन।
आपको ये बैटिंग पोजीशन अलॉट करनी है 5 बैटमैन को कि कौन से बैटमैन को मैं कौन सी वाली पोजीशन दूं। द एवरेज रन स्कोर्ड बाय ईच बैट्समैन एट दीज पोजीशन आर एज फॉलोज। हर बैट्समैन कितना रन स्कोर करता है एवरेज में, वो इन्होंने इस क्वेश्चन में गिवन किया है। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले देखो, हमें क्या देखना होता है कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। अगर ये वाली मैट्रिक्स हम देखें तो कितने बैटिंग पोजीशन है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 बैटिंग पोजीशन है हमारे पास। एंड बैट्समैन कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 ही हमारे पास बैट्समैन है। ठीक है, तो मतलब हमारा मैट्रिक्स जो है बैलेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द क्वेश्चन gives us balanced matrix, that is number of columns are equal to number of rows। ठीक है, सेकंड स्टेप हमें क्या देखना होता है कि जो क्वेश्चन है वो मिनिमाइजेशन का है कि मैक्सिमाइजेशन का है। अब मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में हमने डेटा क्या दिया रखा है कि एक बैट्समैन एक पोजीशन पे कितने रन बनाते हैं। तो रन क्या आपको कम से कम करने होते हैं या रन आपको ज्यादा से ज्यादा बनाने होते हैं? रन मैम, हम हर बैट्समैन रन तो ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहेगा, कम से कम तो कोई करना नहीं चाहेगा अपने रन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कौन सा हो गया, मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने पड़ेगा। The question given is of maximization, so we have to convert it into minimization। कैसे कन्वर्ट होगा मिनिमाइजेशन में, पहले मैट्रिक्स बनाए थे सेम, 1 2 3 4 5 6। तो यार ये क्या होगा, 3 4 5 6 7, A B C D and E, ये है हमारे पास बैट्समैन, ये है हमारे पास बैटिंग पोजीशन। ठीक है, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है तो अपने मैट्रिक्स में से जो आपके पास सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है उसे लेंगे और उसे फुल मैट्रिक्स में से माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। हाईएस्ट कौन सा है, अब जहां तक मुझे दिख रहा है 60 से ऊपर है नहीं कुछ, है ना। 40 42 50 28 40 35 16 40 29 59 60, हाँ 60 है हमारे पास हाईएस्ट प्रॉफिट एलिमेंट। अब इसे फुल मैट्रिक्स में से हम माइनस कर देंगे, 40 माइनस 60 20, 42 माइनस 60 18, 50 माइनस 60 10, 40,
करो आप भी मेरे साथ, ये मैट्रिक्स बनाओ सब। हाँ ये वाली लाइन करें ना हमें 35। 44, 20, 41, 35, 35, 0, 42, 5, 10, 33, 10, 35, 7। और यहाँ पे हमारी बन गई हमारे पास मिनिमाइजेशन की मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गई है मिनिमाइजेशन की। हमने मैक्सिमाइजेशन को कन्वर्ट कर लिया। मिनिमाइजेशन में क्या किया था, जो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट था उसे हमने फुल मैट्रिक्स में से माइनस कर लिया, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है मिनिमाइजेशन की मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है आगे, वही फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो होगा रो ऑपरेशन का, देन कॉलम ऑपरेशन, देन एलोकेशंस। रो में हमारे पास फर्स्ट रो में लीस्ट कॉस्ट सेल है 10, सेकेंड रो में 18, थर्ड रो में 0, फोर्थ रो में 35, लास्ट रो में 0। 10, 10, 15, 25, 0, 0, 12, 44 minus 18, 26, 35 minus 18, 17, 33 minus 18, 15. Then same 10, 12, 20, 0, 10. 40 minus 35, 5. 41 minus 35, 6. 40 minus 35, 5. 42 minus 35, 7. 35 minus 35, 0. 2, 0, 1, 5 एंड 7। ठीक है, ये हमारी रो ऑपरेशन होगी। देन हमें क्या करना है, कॉलम ऑपरेशन। ऐसा करते हैं, यहीं पे करते हैं क्योंकि पेज हमारे पास पड़ जाएगा फिर कम। यहाँ पे हम कर लेंगे अब कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन के लिए कॉलम में सबसे पहले आपको लीस्ट कॉस्ट सेल उठाना है। अभी फर्स्ट कॉलम में हमारे पास लीस्ट कॉस्ट सेल है 0, सेकंड कॉलम में भी 0, थर्ड कॉलम में 1, फोर्थ कॉलम में 0 एंड फिफ्थ कॉलम में 0। बाकी सारा तो सेम सेम ही आ जाएगा, बस थर्ड कॉलम को हमें करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, 10, 0, 10, 5, 2, 10, 12, 12, 6, 0, 25,
17 075 015 10 07 और यहाँ पे आ जाएगा 14 25 19 4 एंड 0। ठीक है, रो ऑपरेशन भी हो गई और हमारे पास कॉलम ऑपरेशन भी हो गई है। इसके बाद हमें क्या करनी है, एलोकेशंस करनी है मैम। तो एलोकेशन कैसे होगी, फर्स्ट रो स्टार्ट कर दो। फर्स्ट रो में क्या सिंगल जीरो दिख रही है आपको? यस मैम दिख रही है, जैसे डोरा नहीं बोलती है, क्या आपको यहाँ पे सिंगल जीरो दिख रही है फर्स्ट रो में? यस मैम, हमें फर्स्ट रो में सिंगल जीरो वहां पे दिख रही है, ये रही सिंगल जीरो। ठीक है, तो हमने अगर रो में जीरो देखी है तो उसके ऑपोजिट कॉलम को कट कर देंगे, यानी कि ये पोजीशन अब और किसी बैट्समैन को हम नहीं देंगे। सेकंड रो में क्या आपको सिंगल जीरो दिख रही है? यस मैम दिख रही है, तो सेकंड रो में भी जीरो को लगा देंगे एंड उसके ऑपोजिट रो कॉलम को कट कर देंगे। थर्ड रो में क्या आपको सिंगल जीरो दिख रही है? यस मैम दिख रही है, इसे भी कट कर देंगे। फोर्थ रो में क्या आपको सिंगल जीरो दिख रही है? नो मैम। फिफ्थ रो में सिंगल जीरो दिख रही है? नहीं मैम, वहां पे हमें दो जीरोस दिख रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कॉलम पे चलेंगे। फर्स्ट कॉलम तो कट चुका है, सेकंड कॉलम में सिंगल जीरो है एंड इसके ऑपोजिट रो को कट कर देंगे। नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन आपके पास कितनी है? एक दो तीन चार नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 5 है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या ये इक्वल है? नॉट इक्वल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव्ड मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। ठीक है, बना ही देते हैं एक छोटा सा मैट्रिक्स, है ना। फिर 1 2 3 4 5 एंड 6। 3 4 5 6 7। 3 4 5 6 7, A B C D एंड E। चलो, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने देखने हैं अनकवर्ड सेल। दिस एंड दिस, ये है हमारे पास अनकवर्ड सेल। अब इन अनकवर्ड सेल में सबसे छोटा है हमारे पास 4। 4 से छोटा कुछ भी नहीं है, 4 है हमारे पास सबसे छोटा। तो 10 माइनस 4 6, 12 माइनस 4। अब ये मत कहना मैम आप छोटी से छोटी चीज कैलकुलेटर पे करते हो, मेरी कैलकुलेशन बहुत ही खराब है। मेरे को मतलब 2 + 2 करने की भी कैलकुलेटर पे आदत है, मैंने इतना कैलकुलेटर यूज किया हुआ है कि आदत ही पड़ गई है कैलकुलेटर की, अब खुद से तो कुछ भी नहीं होता है। 12 माइनस 4 इज 8। अरे यार यहाँ पे थोड़ी लिखना था, सेकेंड रो में लिखना था ना, 6 8 एंड 8। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 6 माइनस 4 2, 14 माइनस 4 10, 25 माइनस 4 21, 19 माइनस 4 15, 4 माइनस 4 0। 4 माइनस 4 0 तो मैं कर ही सकती हूँ। तो उसके बाद अभी हमें क्या करना है, जितने भी हमारे कवर्ड एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट इंटरसेप्टिंग पॉइंट, उन्हें अभी मार्क करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इतने हैं हमारे कवर्ड सेल विद एक्सेप्ट इंटरसेप्टिंग पॉइंट। 10 0 10 5, देन है 0 0 5 and this one is 7, 0 0 5 7। उसके बाद यहाँ पे 25 17 0 7
इसके बाद है 0 15 10 0, ये इंटरसेप्टिंग पॉइंट था, नहीं नहीं ये 5 वाला इंटरसेप्टिंग पॉइंट था ना, 5 और 7 वाला, ये मैंने क्यों लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स अपने उठाएंगे। कौन से पॉइंट्स है हमारे पास इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स? 1 2 एंड 3, तीन हमारे इंटरसेप्टिंग पॉइंट, और इसके बाद हमारा पूरा मैट्रिक्स खत्म हो जाता है, इंप्रूव्ड मैट्रिक्स बन जाता है। इंटरसेप्टिंग पॉइंट पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे, किसको? लिस्ट को, सेल को, 4 को। 2 + 4 6, 5 + 4 9, 7 + 4 11। ठीक है, ये हमारा बन गया इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। अब इसके ऊपर एलोकेशन करके देखते हैं हम। फर्स्ट रो में क्या आपको सिंगल जीरो दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है, तो इसके ऑपोजिट कॉलम को कट कर देंगे। सेकंड रो में सिंगल जीरो दिख रहा है आपको? यस मैम दिख रहा है, इसके ऑपोजिट कॉलम को कट कर देंगे। थर्ड रो में भी सिंगल जीरो दिख रहा है, तो इसके ऑपोजिट कॉलम को कट कर देंगे। फोर्थ रो में भी सिंगल जीरो दिख रहा है, तो इसके ऑपोजिट कॉलम को कट कर देंगे। अभी हमें फिफ्थ रो में भी सिंगल जीरो दिख रहा है, तो इसके ऑपोजिट कॉलम को कट कर देंगे। और यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाती है। नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन है 1 2 3 4 5, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 5, तो दैट इज हमारा सॉल्यूशन जो है ऑप्टिमल है। नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, so the solution is optimal। ठीक है, अभी लास्ट में टेबल बना के दिखा देंगे हम। A B C D एंड E, कौन से जॉब्स दी हैं हमने इन्हें, कौन सी पोजीशन दी है, सॉरी, 7th, 3rd, देन दी है 6th, C को दी है 5th एंड D को दी है हमने 4th। रन, मैक्सिमम रन भी तो बता दो उन्हें, क्योंकि उन्होंने यही पूछा था ना, द एवरेज रन स्कोर्ड बाय ईच बैट्समैन एट दीज पोजीशंस। ठीक है, द क्वेश्चन गिव्स अस, अच्छा हमें उन्हें स्कोर भी बताने हैं। 5th 6th 7th 3rd 6th 5th 4th, 7th 3rd 6th 5th 4th, है ना, यही था 7th 3rd 6th 5th 4th। कितनी कॉस्ट आ गई हमारे पास? 50 42 60, 50 42 60 20 एंड 60। मिनिमम कॉस्ट कितने, मैक्सिमम रन्स कितने आ गए हमारे पास? 50 42 60 20 60 232। अगर हम अपने इन 5 बैट्समैन को इन पोजीशन पे बिठाएंगे तो हम मैक्सिमम रन स्कोर कर पाएंगे, दैट इज 232 रन स्कोर कर पाएंगे। समझ आया? अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन था आपका मैक्सिमाइजेशन का, एक और मैक्सिमाइजेशन का मॉड्यूल से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गया। 6 सेल्समैन आर टू बी एलोकेटेड टू 6 सेल्स रीजन। हमारे पास 6 सेल्समैन है और 6 सेल्स रीजन है। अब इन 6 सेल्समैन को, हर एक सेल्समैन को हर एक रीजन पे एलोकेट करना है हमें, सो दैट द कॉस्ट ऑफ एलोकेशन ऑफ द जॉब विल बी मिनिमम। और ये जो हमें बीच में दे रखी है, ये कॉस्ट दे रखी है, मतलब मिनिमाइजेशन वाला ही क्वेश्चन है। हमें ऐसे सेल्समैन को हमें एलोकेट करनी है रीजन्स की, हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम आए। Each salesman is capable of doing the job at different cost in each region. The cost matrix is given below. करना क्या हमें? Find the allocation to give minimum cost। सबसे पहले तो allocation बतानी है और what is the minimum cost ये भी बताना है। फिर सेकंड में क्या करना है? Now suppose the above table gives earning of each salesman। अब सोचो कि अब ये कॉस्ट नहीं दे रखी है, ये अर्निंग दे रखी है हर एक सेल्समैन की एट ईच रीजन। हाउ कैन यू फाइंड एन एलोकेशन? फिर उस केस में कैसे एलोकेशन करोगे आप? अर्निंग दे रखी है, मतलब वो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन हो जाएगा, फिर आपको उसे मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वही स्टेप्स करने पड़ेंगे एलोकेशन के, सो दैट द अर्निंग विल बी मैक्सिमम। डिटरमाइन द सॉल्यूशन विद द ऑप्टिमम अर्निंग। ठीक है, पता लग गया। ये पहला वाला सम तो नॉर्मल है, थर्ड वाला मैक्सिमाइजेशन का उन्होंने केस बना दिया इसे ही, तो फिर इसे हम मिनिमाइजेशन में करके सॉल्व कर लेंगे। थर्ड वाले में क्या किया है? देयर आर रिस्ट्रिक्शंस फॉर कमर्शियल रीजन दैट ए कैन नॉट बी पोस्टेड टू रीजन 5।
कहते हैं कि अगर कुछ कमर्शियल रीजंस की वजह से हम आपको एक्स्ट्रा डेटा दे रहे हैं कि ए को ना आप 5 वाला रीजन अलॉट नहीं कर सकते हो, एंड ई कैन नॉट बी पोस्टेड टू रीजन 2, और ई को आप सेकंड रीजन पे अलॉट नहीं कर सकते हो, ए को फिफ्थ रीजन पे अलॉट नहीं कर सकते हो, ई को सेकंड रीजन पे अलॉट नहीं कर सकते हो। तो राइट डाउन द कॉस्ट मैट्रिक्स सुटेबली आफ्टर इम्पोजिंग द रिस्ट्रिक्शन। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगने के बाद आपका कॉस्ट मैट्रिक्स कैसे बनेगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड वाला तो एकदम नॉर्मल है, ये तो आप कर लोगे, ये आपका रहेगा घर से होमवर्क। ये थर्ड केस में आपको बना के बता देती हूँ। इसमें उन्होंने सिर्फ कॉस्ट मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला, सोल्यूशन सॉल्व करके देने के लिए नहीं बोला। सोल्यूशन वैसे सिंपली सॉल्व होता जैसे होता है, 1 2 3 4 5 6 7। ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये है हमारे पास रीजन और ये है हमारे पास सेल्स मैन। कॉस्ट मैट्रिक्स उन्हें बना के देना है जस्ट। क्या रिस्ट्रिक्शन है कि ए को हम फिफ्थ वाली पोजीशन अलॉट नहीं कर सकते हैं। जब ऐसी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है ना कि किसी एक पोजीशन को, किसी एक पर्सन को एक जॉब एलोकेट नहीं कर सकते हैं, उस केस में जब हम अपना कॉस्ट मैट्रिक्स बनाते हैं ना, तो उसमें उस वाली कॉस्ट को हम इनफाइनेटली लार्ज मान लेते हैं। मतलब कि अब देखो, ए को हम फिफ्थ रीजन पे अलॉट नहीं ना कर सकते, तो अभी हमें ये बीच में कॉस्ट दे रखी है ना, तो जब हमें पास रिस्ट्रिक्शन मिल जाती है तो उस पर्टिकुलर रीजन के हम जो कॉस्ट बना देते हैं ना, वो इनफाइनाइट बना देते हैं। मतलब कि अगर आप इसे यहाँ पे अलॉट कर दोगे तो आपको इनफाइनाइट कॉस्ट लग जाएगी, ऐसा शो कर देते हैं। तो ए को फिफ्थ रीजन पे अलॉट नहीं कर सकते, तो इसकी कॉस्ट क्या बन जाएगी, इनफाइनाइटली लार्ज कॉस्ट बन जाएगी। बस इतना सा ही चेंज है। ई को कौन से रीजन पे अलॉट नहीं कर सकते, सेकंड वाले पे, ई को सेकंड रीजन पे अलॉट नहीं कर सकते, तो इसकी कॉस्ट क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट कॉस्ट बन जाएगी। बस, बाकी सब सेम कॉस्ट, जो बाकी कॉस्ट है वो सब सेम रहेगी, जो अपनी एलोकेशन होगी वो भी सब सेम रहेगी आपकी, जो भी बाकी आपने सारे प्रोसेस में एकदम सेम रहेंगे। अभी फिलहाल उन्होंने आपको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला, उन्होंने जस्ट आपको इतना बोला कि कॉस्ट मैट्रिक्स बना के बता दो, तो हमने कॉस्ट मैट्रिक्स बना के बता दी। ये सॉल्व करने वाला पार्ट वो आपको फाइनल में करवाएंगे। तो अभी के लिए हमने अपनी कॉस्ट मैट्रिक्स बना के उन्हें दे दी है। तो हमें समझ आ गया कि कॉस्ट मैट्रिक्स बनती कैसे है। जो रीजन की आपको रिस्ट्रिक्शन दे रखी है वहां पे आपको कॉस्ट इनफाइनाइट बना देनी है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, बिकॉज एकदम नॉर्मल है इसका सॉल्यूशन, जैसे नॉर्मली हम करते हैं ना वैसे ही करने से। 15 35 0 25 एंड 45 45 45 20 15 20 25 60 10 65 25 10 25 20 35 10 25 60 30 40 5 40 50 10 25 30 40 50 एंड 15। ये बन गया आपका कॉस्ट मैट्रिक्स विद रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, लिखना चाहते हो तो नीचे लिख लो, व्हेन देयर आर some restrictions in allocation of work, then the cost of that
work becomes infinitely large in that particular area। ठीक है, समझ आया? बाकी का ये दो तो सिंपल ही है, ये आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन आपको ग्रुप में मिल जाएंगे जैसे कि मैंने पहले ही बोला है। इतने पेजेस छोड़ दिए मैंने। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? 4 जॉब्स कैन बी प्रोसेस्ड ऑन 4 डिफरेंट मशीन। 4 जॉब्स आपको दे रखी है, 1 2 3 4, और 4 मशीन है ए बी सी डी, विद 1 जॉब ऑन 1 मशीन, रिजल्टिंग प्रॉफिट्स वेरी विद असाइनमेंट। और ये आपको गिवन है प्रॉफिट्स, मतलब आपके पास कौन सी मैट्रिक्स ये दी हुई है, आपको मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन दिया है, कन्वर्ट करो मिनिमाइजेशन में और सॉल्व कर दो। फाइंड द ऑप्टिमम असाइनमेंट ऑफ जॉब टू मशीन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, ये भी आपका रहेगा होमवर्क। होमवर्क करके मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट क्लास में जैसे कि मैंने आज की वीडियो में बच्चों के नाम लिए हैं, मैं कल की वीडियो में भी नाम लूंगी जो बच्चे अच्छा काम करेंगे। बच्चे मेरा कुछ नहीं जा रहा, आप मेरा पर्सनल कोई काम करके नहीं दे रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो जो भी कर रहे हो। मेरी तरफ से होमवर्क करोगे वेल एंड गुड है, नहीं करोगे तो आपका नुकसान है, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, then question number 11 and that is our last question of this chapter। और इस चैप्टर के ये क्वेश्चन करने के बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लगता है बच्चों को ये असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और सीपीएम एक्सेट्रा हो गया, और हमने इसे इतने मजे से किया ना कि मतलब जो बच्चे इस क्लास को देख लेंगे ना, ये 2 क्लासेस में हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है। आई नो इस क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी सी लंबी चली जाएगी, बट इंटर के बच्चे हो आप, मेरा ऐसा मोटिव चल रहा है कि मैं अगस्त एंड तक आपका सिलेबस खत्म कर लूं। उसके बाद क्या आएगा मैम नया, ये सब चीजें मैं आपको 1 2 दिन में बता दूंगी। स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊंगी, धमाकेदार स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊंगी। ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी ना, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा कि अब तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट में फुल मार्क्स हम लेके आएंगे। अभी के लिए बस आप रेगुलर वीडियोस देखते रहो, उसके बाद धमाकेदार चीजें आ रही हैं आपके पास। A salesman has to visit 5 cities A, B, C, D and E। सेल्समैन है, उसे इन 5 सिटीज में जाना है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये 5 सिटीज में जाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला एक बार अच्छे से समझना। द इंटर सिटी डिस्टेंस आर टेबुलेटेड बिलो। एक सिटी से दूसरी सिटी का डिस्टेंस इन्होंने नीचे गिवन किया हुआ, देखो ए से ए पे जाओगे तो कोई डिस्टेंस नहीं, ऑफ कोर्स ए सिटी में ए पे ही रह रहे हो तो क्या डिस्टेंस होगा। ए सिटी से अगर बी सिटी में जाओगे तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ए सिटी से अगर सी सिटी में जाओगे तो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ए सिटी से अगर डी सिटी में जाओगे तो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ए सिटी से अगर ई सिटी में जाओगे तो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बी से अगर ए सिटी में जाओगे तो 6 किलोमीटर का डिफरेंस है। ऐसे पूरा डेटा आपको गिवन है। अभी ये आपका क्वेश्चन है डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, या फिर आप ऐसे ले लो ट्रेवलिंग वाला क्वेश्चन है। ये वाले अलग कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो इसे ध्यान से समझना, ये नॉर्मल क्वेश्चन की तरह नहीं होगा। ये कि एक सिंगल क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में एकदम लास्ट में दे रखा है, कोई पता नहीं अगर मॉड्यूल में दिया है तो इंस्टीट्यूट पूछ भी लेगी, हालांकि ये फाइनल का कंसेप्ट है, बट अगर मॉड्यूल में दिया है तो हमें करना है, इसे अच्छे से समझ लेंगे, क्या है हमारा कोई नुकसान नहीं है, फाइनल का काम आसान हो गया हमारा बस। ठीक है, नोट द डिस्टेंस बिटवीन द सिटी नीड नॉट टू बी सेम बोथ वेज। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें ऐसे, इसमें लास्ट में लाइन लिखी थी, इसमें मैं लिखना भूल गई हूँ, इसमें हमें क्या करना है, हमें ऐसे डिस्टेंस सेट करना है, मतलब जो सेल्समैन है ना ये 500 सिटी में जाना चाहता है, सेल्समैन हैज टू विजिट 5 सिटीज, उससे 500 सिटीज में जाना है सेल्समैन को, बट हमें ऐसे उसका जो ट्रेवलिंग का वे है वो ऐसे डिसाइड करना है कि उसका जो डिस्टेंस है वो कम से कम लगे, है ना, सेल्समैन को जितना कम टाइम लगेगा उतना अच्छा होगा। तो हमें ये डिस्टेंस ऐसे डिसाइड करना है कि उसे कम से कम लगे, देखना है कि ए से स्टार्ट करके वो कहाँ पे जाएगा, पहले बी पे जाएगा या फिर सी पे जाएगा या फिर डी पे जाएगा, फिर डी से कहाँ पे जाएगा, ये सब हमें उसका वे डिसाइड करना है, क्या उसका ट्रेवलिंग का वे रहेगा वो मुझे डिसाइड करना है, ताकि उसका जो डिस्टेंस है वो कम से कम लगे। और इस वे डिसाइड करने में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हर एक सिटी में जाना सेल्समैन का जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप बीच में 1 2 सिटी स्किप कर दोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और साथ साथ में से समझते हैं इसमें क्या करना है कैसे करना है। ये मेरे साथ अभी आपको क्वेश्चन नहीं करना है, कॉपी पेन रख दो नीचे, अच्छे से इसे पहले देखो, फिर वीडियो बंद हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको ये खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है कॉपी पे। ठीक है, मेरे साथ उतारना मत।
सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का ही गिवन है, क्योंकि टाइम हम कम से कम करना चाहते हैं। टाइम कभी भी आप ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हो नहीं, सॉरी, डिस्टेंस हम कम से कम करना चाहते हैं। डिस्टेंस आप कभी भी चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल करे, नहीं चाहोगे, है ना? तो डिस्टेंस हमें कम से कम करना है। सेकेंड थिंग जो है, बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? बैलेंस्ड है मैम, 5 ही सिटीज है, इसमें क्या ही अनबैलेंस्ड होगा? नहीं है ये अनबैलेंस्ड। ठीक है, तो पहले नीचे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ए बी सी डी एंड ई, ये है फ्रॉम और ये है टू। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होके इन सिटीज पे हम जा रहे हैं, ऐसे आपका बन जाएगा टेबल। बीच वाला डिस्टेंस लिख लेते हैं, 12 24 25 15 6 16 18 7 10 11 18 12 14 17 22 16 12 13 23 25, नो डिस्टेंस। ठीक है, ई टू ई का क्या ही डिस्टेंस होगा? ये हमने लिख लिया, अपना मैट्रिक्स बना लिया। सबसे पहला काम क्या रहता है हमारा? रो ऑपरेशन का, वो वैसे ही चलेगा। पहले हम करेंगे रो ऑपरेशन। रो में सबसे छोटा 12, 6, 10, 14, 12। ओके, 12 माइनस 12 0, 0 0 0 एंड 0। 24 माइनस 12 12, 25 माइनस 12 13, 15 माइनस 12 3, 16 माइनस 6 10, 18 माइनस, अरे यार, 18 माइनस 18 माइनस 6 12, 7 माइनस 6 1, उसके बाद 11 माइनस 10 1, 18 माइनस 10 8, 12 माइनस 10 2, 17 माइनस 14 3, 22 माइनस 14 8 2 1, 23 माइनस 12 11, 25 माइनस 12 13। ठीक है, ये हमारा रो ऑपरेशन हो गया। इसके बाद हमें क्या करना होता है? कॉलम ऑपरेशन। कॉपी पेस्ट करेंगे हम तो। चलो, कॉलम में हमारे पास यहाँ पे है 0 0 8 8 1, 0 0 0 0 0
0131, 12 minus 8, 4, 2, 0, 3, 13 minus 8, 5, 12 minus 8, 4, 8 minus 8, 0, 13 minus 8, 5, 2, 0, 1 एंड 1। कॉलम ऑपरेशन भी हो गई। अब क्या करेंगे, हम करेंगे अभी एलोकेशन। वैसे ही चलेगा अभी वो स्टेप। अभी इसके बाद चेंज आएगा। एलोकेशन करो। फर्स्ट रो में आपको एक भी जीरो दिख रहा है? यस मैम, फर्स्ट रो में जीरो दिख रहा है, वो रहा हमारे पास जीरो फर्स्ट रो में। इसके ऑपोजिट कॉलम को कट कर देंगे। सेकंड रो में सिंगल जीरो दिख रहा है? नहीं मैम, हमें दो जीरोस दिख रहे हैं। थर्ड रो में सिंगल जीरो दिख रहा है? नहीं मैम, दो जीरोस दिख रहे हैं। फोर्थ रो में सिंगल जीरो दिख रहे हैं? नहीं मैम, दो जीरो दिख रहे हैं। फिफ्थ रो में हमें सिंगल जीरो दिख रहा है। इसके ऑपोजिट कॉलम को कट कर देंगे। देन अगेन फर्स्ट रो तो ए की तो एलोकेशन होगी ना, ए की भी हो गई। सेकंड रो में आपको सिंगल जीरो दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है, इसे कट कर देंगे। थर्ड रो में सिंगल जीरो दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है, इसे कट कर देंगे। फोर्थ रो में सिंगल जीरो दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है, तो इसे भी कट कर देंगे। और हमारी नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गई, तो हमारा सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे ऑप्टिमल। ठीक है, देखना अभी एक बार क्या पाथ बन रहा है सेल्समैन के जाने का। ए से जाएगा वो बी पे, ठीक है, बी पे जाएगा। ये फ्रॉम वाली साइड है ना, बी पे पहुंच गया। ठीक है, ऐसे देखो, फ्रॉम है और वो टू है। अरे यार, ये फ्रॉम है, ए से जाएगा वो बी पे, टू पे। ठीक है, फिर अभी एक बार टू पे पहुंच गया तो फिर से फ्रॉम से स्टार्ट करेगा ना, टू से स्टार्ट करेगा। अभी ये बी पे पहुंच गया, बी से इसे कहाँ पे जाना है? ई पे जाना है। ओके, बी से ई पे जाना है, मतलब ई पे पहुंच गया ये, फ्रॉम पे ई पे पहुंच गया। अभी ई से इसे कहाँ पे जाना है? ई से तो जाना है ए पे, ई से ए पे चला गया। ये क्या हुआ? क्वेश्चन में बोला था कि सेल्समैन को ए से स्टार्ट करना है और वापस घूम के ए पे ही आना है, बट उसके बीच से जितनी भी फाइव सिटीज आती है, ए बी सी डी ई, इन सभी सिटीज में होना है। बट इसने क्या किया, ये ए से गया बी पे, बी से गया ई पे और ई से ए पे आ गया। बीच का सी और डी सिटी पे तो वो गया ही नहीं हमारे इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। ये तो हम करना नहीं था, हमें तो सारी सिटीज में जाना था। नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन are equal to order of matrix, but the paths of traveling according to this solution is from A to B, B to E, and E to A, which is not acceptable as per question's requirement, as salesmen have to travel from all the cities। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये जो क्वेश्चन, ये आंसर है, ये सही नहीं है। दोबारा से कुछ और तरीके से एलोकेशन करके देखते हैं अब हम। फ्रॉम टू ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, क्या था हमारे पास, ये डेटा तो सेम ही था। जीरो वन थ्री वन, जीरो वन थ्री वन, 4203, 5405,
2011 हाँ 2011। अब देखो, हमने जो पहले एलोकेशन की थी उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही नहीं है, क्योंकि दो सिटीज में हम नहीं जा पाए। तो पहले तो हमने रो के अकॉर्डिंग देखा था, अब हम क्या करेंगे, हम कॉलम से स्टार्ट करते हैं एलोकेशन करना। ठीक है, पहले हम रो देखते थे ना, अभी हम कॉलम देखते हैं, क्योंकि रो के अकॉर्डिंग किया तो हमारे पास आंसर नहीं आ पाया। कॉलम के अकॉर्डिंग करके देखते हैं। फर्स्ट कॉलम में आपके पास कितनी जीरो सिंगल जीरो है? नहीं मैम, हमारे पास 4 जीरो है, छोड़ दो। सेकंड कॉलम में आपके पास सिंगल जीरो है? यस मैम है, हमारे पास सेकंड रो में सिंगल जीरो। तो इसे ये एलोकेट कर देंगे, और सॉरी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो को कट कर देंगे। सेकेंड कॉलम में आपके पास सिंगल जीरो है? यस मैम, हमारे पास सेकेंड कॉलम में सिंगल जीरो है। तो इसे ये एलोकेट कर देंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली रो को कट कर देंगे। थर्ड कॉलम में आपके पास सिंगल जीरो है? यस मैम, थर्ड कॉलम में भी हमारे पास सिंगल जीरो है, एंड फोर्थ कॉलम में भी हमारे पास सिंगल जीरो है। बट देखो, अगर हम इसके अकॉर्डिंग फिर से एलोकेशन कर दे, सोचो इसके अकॉर्डिंग ये एलोकेशन कर दी, इसके अकॉर्डिंग ये एलोकेशन कर दी, क्या पाथ बन जाता है? ए टू बी, बी टू ई, ई टू अगेन ए आ जाएगा। ये तो वही सेम बात हो जाएगी, बट ऐसे हमें नहीं करना है। तो अब इस केस में हम कैसे करेंगे? इसमें अब हमें ऐसे करना पड़ेगा कि हम ए टू बी तो जाएं, ए टू बी तो ठीक है, बट ए टू बी जाएं वो तो ठीक है हमारे पास, फिर उसके बाद बी ए टू बी जाना चाहते हैं, लास्ट में हम जाना चाहते हैं वापस ए पे। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ए टू बी चली गई और डी टू सी, ये भी ठीक है, हमारी डी टू सी वाली भी ठीक है, ए टू बी, डी टू सी, ठीक है। अब मेरे पास है बी सी एंड ई, इनमें हमें कैसे एलोकेशन करनी है, ध्यान से देखना। ए टू बी हम चले गए, ओके, फिर डी टू सी भी ठीक है। अभी ए टू बी पे पहुंच गए ना, बी के बाद हमें कहां पे जाना चाहिए? दूसरी जगह पे, बी के बाद हमें जाना चाहिए ई पे। ठीक है, बी के बाद हम ई पे चले गए। अब ये भी ठीक है, बी के बाद ई पे चले गए हम, बी के बाद ई पे चले गए। अब ई के बाद हमें, हमारे पास ये वाला जीरो बचता है ए, बट हमें ए पे नहीं जाना है। ई के बाद, ई के बाद हम कहाँ पे जाना चाहते हैं? ई के बाद हम जाना चाहते हैं डी पे, क्योंकि डी के बाद सी है, फिर सी के बाद ए हो जाएगा। समझ रहे हो? रुको मैं फिर से बताती हूँ एक बार शुरू से, ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो क्या बोलना चाह रही हूँ मैम, कि रो ऑपरेशन के, रो के अकॉर्डिंग हमने स्टार्ट किया ना चेक करना ऑप्टिमेलिटी, तो हमसे नहीं बना, हमारी दो सिटीज बीच में रह गई जब हमने रो से स्टार्ट किया एलोकेशन करना। तो इस बार हम कॉलम से करेंगे। फर्स्ट कॉलम में मुझे कोई जीरो नहीं मिली है, सेकेंड कॉलम में मुझे एक जीरो मिल गई, तो मैंने इसे एलोकेट कर दिया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली रो को कट कर दिया। ठीक है, इतना तो ठीक है। सेकेंड कॉलम में मुझे एक जीरो और मिल गई, उसे भी मैंने मार्क कर दिया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली इसकी रो को कट कर दिया। ठीक है, थर्ड कॉलम में मुझे एक और जीरो मिल गई, एंड फोर्थ कॉलम में भी मुझे एक और जीरो मिल गई, और अगर इससे कट कर दूंगी ना, फिर फिफ्थ कॉलम में मुझे ई वाली जीरो मिल जाएगी। अब देखो, सबसे पहले ए टू बी पर अगर हम ऐसे करते रहेंगे ना, तो वो पुरानी वाली एलोकेशन हो जाएगी। मैं करके बताऊं, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा और इसे फिर ये मिल जाएगा, सेम पुरानी वाली एलोकेशन हो गई। ए टू बी, बी टू ई एंड ई टू ए हो गया। चेक करो, ए टू बी, बी टू ई, ई टू ए, अगेन वही एलोकेशन होगी। हमें वो वाली एलोकेशन थोड़ी करनी है अगेन, हमें तो सही एलोकेशन बनानी है कि सारी सिटीज में जा सके वो। ठीक है, तो इसीलिए हम अभी क्या करेंगे, हम एलोकेशन ऐसी करेंगे, ए टू बी तो ठीक है, बी के बाद वो ई पे जाए वो भी मंजूर है, बट ई के बाद वो ए पे नहीं जाना चाहिए। तो बी के बाद ई वाली एलोकेशन दे देते हैं हम, हमें मंजूर है ये, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली रो को कट कर देते हैं। ठीक है, अब एलोकेशन साथ साथ में लिखना जरा एक बार, ए टू बी गया, ए टू बी गया, है ना, फिर बी पे पहुंचा, बी टू कहाँ पे जाना है? हमें ई पे जाना है। ओके, बी टू ई पे जाना है हमें, पहुंच के हम बी टू ई पे। अभी आगे छोड़ दो, ई की क्या एलोकेशन करनी है वो बताती हूँ आगे। उसके बाद हमने एक डी वाली एलोकेशन की हुई है, डी से हमें कहाँ पे जाना है? सी पे जाना है, डी से हमें जाना है सी पे, और सी के बाद एक और जीरो है, सी से हम जा सकते हैं वापिस ए पे, है ना, सी के बाद हम जा सकते हैं वापिस ए पे। तो ई के बाद ऐसी कौन सी जगह जहां पे जाना चाहिए? ई के बाद हमें जाना चाहिए मैम डी पे, क्योंकि बाकी सारी लोकेशन सही हो गई है, ए टू बी, बी टू ई, फिर यहाँ पे डी टू सी और सी टू ए हो गया हमारे पास। तो मतलब ई के बाद हमें पहुंचना चाहिए डी पे,
तो ई के बाद डी पे कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे ई के बाद डी पे। तो मतलब कि ई को हम जीरो वाली कॉस्ट नहीं देंगे, जीरो वाला डिस्टेंस नहीं देंगे, 5 वाला डिस्टेंस देंगे इस केस में। समझ आया? ठीक है, जिसको नहीं समझ आया एक बार वीडियो को पीछे करो, उसे एक दो बार करके देखो, समझ आएगा क्या बोल रही हूँ मैं। एकदम सिंपल बोल रही हूँ, हमारी बाकी सारी एलोकेशन से सही थी। ठीक है, ये देखो, मुझे ना लग ही नहीं रहा कि आपको समझ आया। जिसको समझ आ गया वो ये हिस्सा स्किप कर देना, ठीक है। बट मैं आपको एक बार और बताऊंगी, मुझे तसल्ली नहीं हुई अभी तक। ये देखो, नॉर्मल अगर हम एलोकेशन करते हैं तो नॉर्मल एलोकेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, इसलिए हमने की कॉलम वाइज एलोकेशन। तो कॉलम में फर्स्टली इसे हमने दे दिया और इसके कॉरेस्पेंडिंगली रो को कट कर दिया हमने। ठीक है मैम, ये तो सिंपल था। सेकेंड, हमने बी के लिए हमें नेक्स्ट कॉलम देखा, नेक्स्ट कॉलम में हमें यहाँ पे एक जीरो मिल गया, तो इसलिए हमने ये एलोकेट कर दिया और इसे कट कर दिया। ठीक है मैम, ये तो हमारा पाथ सही बन रहा है। ए टू जाएंगे हम डी पे, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे ना हमने डी को एलोकेशन किया, डी टू जाएंगे हम सी पे, ओके। डी टू जाएंगे हम सी पे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में मुझे यहाँ पे जीरो मिल गई है, यहाँ तो इसे एलोकेट कर दो। और एक ना मुझे बी वाले कॉलम पे यहाँ पे जीरो मिल रही है। हम सीरियल वाइज चलते हैं, कॉलम वाइज नहीं चलते, हम ऐसे चलते हैं। ए को हमने बी दे दिया, अब बी के लिए मुझे ये वाली कॉलम में तो एक भी जीरो नहीं मिली है। मैं ना आपको दूसरा वे बताती हूँ, रुक जाओ। ए को हमने बी एलोकेट कर दिया, नेक्स्ट बी के लिए हम सारी कॉलम चेक करेंगे। बी के लिए इसमें हमारे पास सिंगल जीरो नहीं है ना, इसमें भी हमारे पास सिंगल जीरो नहीं है। बी के लिए इस पे भी सिंगल जीरो है, बट ये डी को एलोकेशन हो जाएगी। बी के लिए यहाँ पे मेरे पास जीरो है और इस पूरी कॉलम में सिंगल जीरो है, तो बी को ये एलोकेट कर देंगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली रो को कट कर देंगे, ओके मैम। देन सी के लिए यहाँ पे भी सिंगल जीरो है और यहाँ पे भी सिंगल जीरो है, दोनों में से किससे दें बाद में देखते हैं। डी के लिए यहाँ पे भी सिंगल जीरो है, यहाँ पे भी सिंगल जीरो है, सॉरी यहाँ पे सिंगल जीरो नहीं है, और सी के लिए यहाँ पे भी सिंगल जीरो नहीं थी, रुक जाओ। सी के लिए यहाँ पे सिंगल जीरो नहीं है, बट यहाँ पे सिंगल जीरो है हमारे पास सी के लिए, ठीक है। डी के लिए भी यहाँ पे सिंगल जीरो है और ई के लिए भी यहाँ पे सिंगल जीरो है। बट अगर हम ऐसे एलोकेशन कर देंगे ना तो हमारी पुरानी वाली एलोकेशन ही हो जाएगी, क्या फर्क रह जाएगा, ऐसे हम एलोकेशन नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमारा पाथ देखो कैसे बन रहा है, ए टू बी, बी टू जाएंगे हम ई। अब ई टू अलग जगह पे जाना चाहिए हमें, ई टू ए पे वापस नहीं जाना है, ऐसी एलोकेशन हमें नहीं करनी है। ए टू बी, बी टू ई कर दिया हमने। आगे क्या करेंगे, हमारे पास अभी, अब ये वाली कॉलम देखो, इसमें एक सिंगल जीरो दिख रहा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली रो को कट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब इस रो में हमें एक सिंगल जीरो दिख रहा है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर इसे मार्क कर दें तो फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बचेगा, बट ऐसे हमें नहीं करना है। तो अभी देखो हमने जो अभी किया उसके अकॉर्डिंग हमने ये किया ना, डी को हमने एलोकेट किया सी, डी को हमने दिया सी। अब सी से डायरेक्ट हम ए पे जा सकते हैं ना, तो सी टू हम चले जाएंगे ए, मतलब सी को ये वाला नहीं देंगे, सी को ये वाला देंगे हम, ठीक है। और फिर ई को कौन सा, ई को अभी देखो सारी एलोकेशन होगी ए टू बी, बी टू ई। अब ई टू हमें जाना पड़ेगा डी पे। अगर हम ई टू डी जाएंगे ना, फिर डी टू सी और सी टू ए, ए से स्टार्ट होके हम ए पे वापस आ जाएंगे। तो ई को हमें लेके जाना है डी पे, ई को हमें लेके जाना है डी पे, यानी कि ये 5 वाली एलोकेशन करेंगे, इस बार 0 वाली एलोकेशन नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे आप एक दो बार प्रैक्टिस करना, हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। रेयर चांसेस है ये पेपर में आए, जब से न्यू मॉड्यूल आया ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा नहीं है, बट पूछ सकते हैं। जब इंस्टीट्यूट का दिल करेगा क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट बनाने का, वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसे 105 स्टार मार्क्स कर लो आप, इतने सारे स्टार लगा लो कि पूछो मत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद हमारी ये वाला पाथ बन गया और ये पाथ है हमारा बेस्ट पाथ है। पूछा गया था उन्होंने कि अपना जो है वो बेस्ट पाथ बना के बता दो, और कितना टोटल डिस्टेंस लगेगा वो भी बता दो। क्या डिस्टेंस लगा है, ए टू बी, बी टू ई, बी ई सी, अरे यार एक मिनट, बी ई ए, बी ई ए, सी एंड डी, सी एंड डी, कितना लगा टोटल, 12 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 23 प्लस 25, टोटल हमारा डिस्टेंस लगेगा 77 किलोमीटर। समझ आया आपको?
ये था आपका क्वेश्चन। कितना डिस्टेंस लगेगा? 77 किलोमीटर। अगर बच्चे आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है, तो मैं इसके लिए अलग अलग ट्रिक्स लेके आऊंगी, इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट वीडियो बना के समझा दूंगी। जैसे मुझे डाउट मिले, जैसे मुझे लगा कि बच्चों को कैसा समझ आ रहा है, मैं उस अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट वीडियो बना के बता दूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। ऐसा क्वेश्चन एक ही आपको मॉड्यूल में दे रखा है, जिस दिन इंस्टीट्यूट का मन किया ना इसे डिफिकल्ट बनाने का, वो बना देगी, पेपर में यही क्वेश्चन दे देगी। ठीक है, और इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म। असाइनमेंट प्रॉब्लम हमने चैप्टर खत्म कर लिया है। अभी आपको जितने भी होमवर्क मिला है वो आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं, और जितने भी मैंने क्लास में आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, और उसमें से आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, तो वो भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, रफ कॉपी लेके वहां पे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो बेटा जी, ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फ्री बैच, फुल रेगुलर बैच इस यूट्यूब चैनल पे चल रहा है। अगस्त एंड तक हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद रिवीजन, मैराथन टेस्ट, बहुत सारी चीजें आएंगी जो मैं आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में बताऊंगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाएं बताओ, और वीडियो को लाइक भी करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।